आज 24 सितंबर 2024। 2024 तो ये 24 सितंबर 1944 और 24 सितंबर 2024 तो ये मेरा जन्मदिन का 100वां साल 80वां साल हो गया। आज 80वां मेरा बर्थडे हो गया। और वैसे तो जैसा कि सबके साथ ही होता है, मुझे भी अपने जन्म का कुछ पता नहीं है। सब कहा सुनी बात है जो मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि मेरा जन्म कानपुर में, वहाँ एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ मिलिट्री का सामान बनता है, बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की फैक्ट्री है। तो उसमें मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी, ज्ञान सुंदर अग्रवाल जी की। तो वहाँ उनको सरकारी मकान मिला हुआ था, उसी मकान में मेरा शाम के टाइम जन्म हुआ था। और उस दिन जो था लंका दहन, जो रामलीला में लंका दहन सेलिब्रेट किया जाता है, लंका रावण की लंका को जलाया था हनुमान ने, तो वो उस दिन लंका दहन के दिन शाम के टाइम हुआ था। रामलीला भी शाम के टाइम ही खेली जाती है। तो ये बातें, बाकी मैं ही कहूँ कि कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है मैं कह नहीं सकता। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। कोई भी बच्चा उसका जन्म कब हुआ उसको पता नहीं होता। उसके बड़े जो होते माँ बाप जो बताते हैं वो उसी को मान लेता है। तो एक तो ये मेरी माँ का बताया हुआ है। मेरे पिताजी को कुछ शक था तो मेरी माँ ने कहा कि आपको कोई याद तो रहता नहीं है। मुझे पता है अभी माँ की बात ही 100% मानी जाएगी। बाप के पेट से तो बच्चा निकलता नहीं, माँ के से निकलता है, तो माँ की बात ही सच मानी जाएगी। तो मैं वही मान लेता हूँ। 24 सितंबर मुझे क्या एतराज़ है मानने में। उसके बाद मेरा नाम विष्णु कुमार रख दिया गया। वो भी उसका भी मुझे पता नहीं, क्योंकि अमूमन 40 दिन का जो बच्चा होता है उसका नामकरण संस्कार हो जाता है। तो 40 दिन के बच्चे को भी कुछ नहीं पता होता। जो माँ बाप को उनकी मर्जी होती है वो नाम रख देते हैं। तो मैं इस दुनिया जहाँ मैं विष्णु कुमार के नाम से जाना जाता रहा। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो स्कूल गया, म्यूनसिपलिटी के स्कूल में मेरठ में। हाँ, अलबत्ता मुझे जो है कानपुर के बाद जो है फिर मेरे पिताजी की शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ट्रांसफ़र हो गया था। तो वहाँ का मुझे याद है, सरकारी मकान थे कानपुर में भी, मिलिट्री के MES के, और ये शाहजहांपुर में भी। तो शायद आँख में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो मेरी माँ वो कुछ पाउडर डाल देती थी, उससे आँख ठीक हो जाती थी तकलीफ। मच्छर बहुत लगती थी, 1-2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाती थी आँख। तो मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा वो याद है, उड़ता। उसके बाद और थोड़ा बड़ा मेरे पिताजी का मेरठ ट्रांसफ़र करा दिया उन्होंने, मेरठ में आ गए। मकान शीशमहल में रहते थे। तो वहाँ जो है कानून फैमिली में घर के पास एक म्यूनसिपलिटी का स्कूल था, उसमें पहली क्लास में दाखिला करा दिया, मुझे स्कूल भेज दिया। तो पहली दूसरी क्लास में उसमें पढ़ा स्कूल में। तो क्या हुआ, एक दिन मैं स्कूल गया तो मेरे पाँव में कंच घुस गया। मैं नंगे पाँव जाता था, नखर हो गया, कमीज हो गई आधी बाजू की, तख्ती और दवात और स्लेट और भट्टी लिखने के लिए। यही पढ़ाई लिखाई का था, किताब शुरू कुछ होती नहीं थी। तो जो टीचर होते थे वो जो बताते थे लिखवा देते थे। तो मेरे पाँव में एक दिन कंच घुस गया और मेरे पाँव से खून निकल आया। मैं क्लास में ना जाके वापस लौट गया। तो मेरी दादी ने देखा ये लड़के के पाँव में खून निकल रहा है। दादी तो फटाफट निकल गई। और वहाँ एक हमारे कृष्ण गोपाल मित्तल होते थे, डॉक्टर MBBS, वो स्कूल से थोड़े आगे उनका क्लिनिक होता था। तो मेरी दादी मेरा हाथ पकड़ के ले गई। पहले तो मास्टर को डांटा, तू झाड़ू नहीं लगाता है, मेरे बच्चे के पाँव में कंच घुस गया, खून निकल आया, नाम काट दे इसका स्कूल से। तो मेरा नाम कटवा दिया स्कूल से। फिर डॉक्टर कृष्ण कुमार मित्तल के पास लेके उन्होंने साफ करके पट्टी बांध दी और मैं घर आ गया अपनी दादी के साथ। फिर दादी ने आके मुझे बताया, मेरे बाबा को बताया।
इसका मैं नाम कटवा लाई हूँ स्कूल से। मरे उठते ने झाड़ू नहीं लाई, मेरे बच्चे के खून निकल आया, पाँव में कच घुस गया, पता नहीं क्या घुस गया। वो है वो जो था, मैं अपने बाबा के साथ गया तो वहाँ मास्टर रामस्वरूप होते थे, वो भी हमारे कुटुंब के थे, मोहल्ले में हमारे से 2 घर दूर से। तो उनका मास्टर जी इसकी तीसरी क्लास में इसका नाम लिख लो लड़के का। तो ठीक है बेटा सुबह आ जाइयो। तो मैं अपनी वो तख्ती और कलम और स्लेट और वो उसमें बत्ती होती थी लिखने के लिए स्लेट पे, वो लेके सुबह सुबह मास्टर जी के यहाँ पहुँच गया घर पे। अब मैं वहाँ गया तो मास्टर जी जो थे लड़कों को स्कूल में हेडमास्टर थे, मास्टर रामस्वरूप, उनकी बीवी जो होती है लड़कियों के स्कूल में हेडमास्टर नहीं थी। वो दोनों लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। मैं डर गया कि कभी दोनों मिलकर मेरी पिटाई करना ना शुरू कर दें। मैं वहीं उनकी दुआरी में खड़ा हो गया, अंदर गया ही नहीं, चुपचाप। फिर थोड़ी देर में मास्टर जी आए, अपने खड़ाम पहने लकड़ी है, उनके कंधे पे कुर्ता, नीचे धोती और हुक्का साथ में और एक कपड़े का थैला। सब्जी लाते थे स्कूल से लौटते हुए, तो उन्होंने कपड़े का थैला मुझे पकड़ा दिया और चिलम लेके पीते हुए चले गए, लकड़ी की खड़ा खड़ करते रहे। मैं मास्टर जी के पीछे पीछे मास्टर रामस्वरूप के वहाँ स्कूल में पहुँचे, जत्तीवाड़े में स्कूल था, मैं वहाँ पहुँच गया उनके पीछे पीछे। अब क्या हुआ, बीच में उनकी चिलम ठंडी हो गई, तो उन्होंने चिलम हुक्का जो था वो तो मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कपड़े का थैला अपने हाथ में ले लिया। कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग थे। चला गया मुझ पे पीछे पीछे। स्कूल में जाके वो हेडमास्टर साहब अपने बैठ गए कुर्सी पे, चपरासी को बुलाया कि वो उनको मास्टर जगदीश जी को बुला कर लाओ। मास्टर जगदीश जी आए तो मास्टर जी इस लड़के का अपनी क्लास में तीसरी क्लास में नाम लिख लो, जा बेटा। तो मैं मास्टर जी के जगदीश जी के पीछे पीछे गया, जैसे मुर्गी के चूजे पीछे पीछे चलते ऐसे पीछे पीछे चलता था। उस उम्र को समझ तो थी नहीं। तो फिर उसके बाद मास्टर जी फिर लौट के आए हेड मास्टर साहब के पास। मैं उनके पीछे पीछे कहा, मास्टर जी इसकी उम्र कितनी लिखूं? हेड मास्टर साहब ने कहा, दिखाई नहीं देता कितना बड़ा लड़का है, मुझसे पूछने आया उसकी उम्र? वो चले गए झाड़ खा के मास्टर जगदीश जी। वो गए, उनके जो मर्जी उन्होंने नाम वो मेरी डेट ऑफ बर्थ की जन्म की तारीख, तो वो 19 अगस्त 1945 लग गई, 24 सितंबर 1944 की जगह। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो लिख दिया तो लिख दिया, उसमें कोई क्या कर सकता है। तो लिखा गया। अब तब से मेरी 19 अगस्त 1945 हो गई। सर हाई स्कूल के सिलेबस सब में जो था आपके सरकारी रिकॉर्ड में वो वही हो रही हुआ। वो असली थी नकली दिए वो तो जाने, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये हुआ कि मैं रिटायरमेंट जो है मेरा वो 10.5-11 महीने बाद हुआ। ज़्यादा नौकरी कर ली, 60 की उम्र पर रिटायरमेंट होना था। तो समझो वो सितंबर अगस्त 11 महीने का तकरीबन फर्क हो गया, 11.25 महीने, तो ज़्यादा नौकरी कर ली। खैर तो यूँ जिंदगी बड़ी आ गई। उसके बाद मैं हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़ा, म्यूनसिपलिटी के स्कूल में पढ़ा, कैंटनमेंट में था, वो भी किस्म की म्यूनसिपलिटी होती है। तो सीबी इंटर कॉलेज से फिर मैंने जो था तीसरी क्लास वहाँ से कर ली, वो जत्तीवाड़े से पास। फिर चौथी क्लास में फादर का जो ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली, तो दिल्ली आ गया परिवार। हम 7 बहन भाई थे। तो दिल्ली में चौथी क्लास में एडमिशन कर लिया रामदेव स्कूल में। अब मैं पढ़ाई में ज़्यादा कमज़ोर था, तो उन्होंने कहा जी स्कूल हम नहीं रखेंगे, इसको मेरा नाम काट दिया, रामदेव स्कूल नंबर 2 आनंद पर्वत वालों ने।
फिर मैं एक और तो म्यूनसिपलिटी स्कूल था, मेरे फादर ने उसमें मुझे एडमिट करा दिया म्यूनसिपलिटी के स्कूल में। चौथी क्लास वहाँ से पास की मैंने। फिर रामजय स्कूल में वापस आ गया, 5वीं क्लास वहाँ से पास कर ली। फिर मेरे फादर का पूना ट्रांसफ़र हो गया, तो एक नवीन हिंदी स्कूल होता है, हिंदी मीडियम स्कूल एक ही था पूना में, बाकी सब या तो मराठी स्पीकिंग स्कूल थे या इंग्लिश थे। मैं अंग्रेजी से मेरा कोई वास्ता ही नहीं था। तो 6ठी क्लास में वहाँ मुझे एडमिशन करा दिया। और वहाँ 6 महीना बहुत दूर था। उसके बाद जो था मेरे फादर ने कोशिश की, तो फिर दिल्ली आ गया। अब वहाँ मराठी में पढ़ा, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, 6 महीना दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर रोज हिंदी मीडियम में आ गया, मराठी मीडियम से। तो यानी मतलब नतीजा ये हुआ कि 6ठी क्लास में फेल हो गया। ऐसा लायक था पढ़ाई लिखाई में। 4थी क्लास में स्कूल वालों ने निकाल दिया, ये हमारे स्कूल में नहीं चलेगा। 6ठी क्लास में फेल हो गया। तो मेरा छोटा भाई महेश जो है वो 5वीं क्लास में था, तो हम दोनों भाई, वो भी 6ठी में आ गया पास करके। तो हम दोनों भाई 6ठी क्लास से आगे करते 10वीं क्लास पास की। तो 7वीं 8वीं क्लास में मैंने फिर वहाँ से तो फेल हो गया था दिल्ली में रामजय स्कूल में। फिर भोपाल से 6ठी क्लास पास की, म्यूनसिपलिटी स्कूल थे। तो भोपाल में मेरे फादर डेप्यूटेशन में पहुँच गए थे, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में। उसकी साइट सिलेक्शन की टीम में वही थे जी, जो इंग्लैंड की कंपनी थी उसके कोलैबोरेशन में लगना था ये प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का। तो 6ठी क्लास वहाँ से पास की। फिर मेरे फादर जो लिख के दे दिया एक, फिर वो मथुरा ट्रांसफर हो गया वहाँ से। फिर 7वीं 8वीं क्लास हम दोनों भाइयों ने वहाँ से मथुरा से पास की, कृष्ण मिलिट्री कॉलेज से। फिर ट्रांसफर होकर मेरठ आ गए। तो 9वीं 10वीं क्लास CAB इंटर कॉलेज जो कैंटोनमेंट बोर्ड का था उससे पास की, 9वीं 10वीं क्लास पास। फिर डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। अब हिंदी मीडियम में पढ़े थे, हमको अंग्रेजी तो आती होती ही थी, समझ में नहीं आता था मैथ क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स क्या पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री क्या पढ़ा रहा है। नतीजन वो पहले फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, 3 साल का डिप्लोमा में। खैर फिर जैसे तैसे क्या कराया, ट्यूशन वूशन लगाई, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस वगैरह सब आ जाती है, हमको आती नहीं थी। वो इंटरमीडिएट के सब सब्जेक्ट होते थे। तो हम दोनों भाई फेल हुए। खैर अगले साल फिर 3 साल का डिप्लोमा 4 साल में किया। तो उस जमाने में सिर्फ 65 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तो जो नौकरियों से निकाले जा रहे थे आदमी, रिट्रेंचमेंट हो रहा था, तो हमें नए लड़कों को कहाँ नौकरी मिलनी थी। अपना इलेक्शन में नाम लिखवा दिया। जगह जहाँ से निकलती थी इंटरव्यू आ जाते थे, इंटरव्यू करते थे। फिर मोदीपुर में नौकरी की, जो 906 का प्लांट बन रहा था, मोदीपुर लिमिटेड। तो उसमें मैं मुझे जर्मन और अमेरिकन इंजीनियर्स के साथ काम करने का मौका था। और फिर अंग्रेजी भी ठीक ही हो गई थी, मेरी अच्छी खासी हो गई थी। 2nd ईयर में मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा होता रहा। 2nd ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स थे थ्योरी के पेपर में, और मुझे वाईवासी में जो था सबसे लोएस्ट मार्क्स थे। तो जो हमारे लेक्चरर थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इनका सर, मेरे 2 थ्योरी में हाईएस्ट मार्क्स आए, 70 को होता था और 30 का वाईवासी। कहते हैं विष्णु, मैंने आपसे पूछा था, मैंने सबसे लड़कों से पूछा था कि आपका कौन सा टॉपिक सबसे बढ़िया है, मैंने उसी में सवाल पूछा। तो आपने कहा कि मुझे ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, आप कोई सवाल पूछा, मशीन मेरी बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैं कमज़ोर हूँ, मेरा मैथ कमज़ोर है। तो मैंने उसी में सवाल पूछा, आपसे 2 सवाल पूछा, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मैंने उसके हिसाब से भी जवाब नहीं दिया, उसके हिसाब से कोई कम न पड़ते दिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हो गया डिप्लोमा। उसके बाद जो था मैं सोचा कि डिग्री कर लूँ, इंजीनियरिंग की AMI कर लूँ। तो भाई स्टूडेंट सर्विस में भी मैंने सितंबर 69 में नोबा और इंस्टीट्यूशन, ये दोनों की स्टूडेंटशिप ले ली। फिर मैं 18 अगस्त को हस्तापुर में नौकरी लगी, टाउन डेवलपमेंट बोर्ड में
₹184 महीने की, तो ये मोदी फोन की 220 की छोड़ दी, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर दी हसनापुर में। वहाँ रहा मैं अगस्त 1900 2.5 साल वहाँ रहा, अप टू 1970 तक, 1968 से लगा के अगस्त से वहाँ नौकरी की, चलता रहा। तो उसके बाद वहाँ से दिल्ली में सिलेक्शन हो गया ब्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से नौकरी छोड़ के यहाँ गया। तो यहाँ स्केल जो था वहाँ 120 का स्केल था, 120, 380, 280 का, और यहाँ जो था दिल्ली में वो 380, 480 का स्केल था, और फिर DA था, CCA था, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ज़्यादा था। यहाँ गया मैं, जहाँ मैंने नौकरी की तड़ीबाजी की थी, चाय छाई मन मार्ट में। तो क्या हुआ, एक दफ़े वाकया ये हुआ कि मुझे अर्जुन वेलफेयर बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, 1.25 साल बाद। तो मैं 72 में वहाँ गया, मैं इंस्पेक्शन करने गया। वहाँ एक सरकारी जीप होती थी पुलिस की, वो ले आते थे, करके आया। तो अगले दिन एक मैं जाके ऑफिस में बैठा तो एक सज्जन आ गए, कि साहब आप देख के आए थे। मैं कहा, वो मुझे कुछ पैसे देने लगा। अब मेरी तनख्वाह मिलती थी, मेरे साले पाए गया, मैं उसको बोलूँ 4 गालियाँ दी और सैंडल निकाल के उसको मारने के लिए भागा। वो आगे आगे भागता गया, मैं पीछे पीछे भागता गया उस सेक्रेटरीट में। लोग बाग हंसने लगे, साले हमको रिश्वत देने नहीं आता, इसको देने आ रहे हैं, मारने को आ रहा है। बड़ा जी वाकया हुआ। खैर कोई बात नहीं, सबको पता चल गया ये पैसे वैसे नहीं ले गए। वो हसनापुर में था, वहाँ भी म्यूनसिपलिटी के वो एक म्यूनसिपलिटी थी, तो ये नक्शे जो प्लान आते थे सेक्शन होने के लिए, मैं उसकी स्क्रूटनी करता था। तो IAS था, एडमिनिस्ट्रेटर दरअसल, तो वही करता था। मैं बिल्डिंग बाई लॉज के हिसाब से उसको देखता था। वो मैंने UP म्यूनसिपलिटी एक्ट 1916 वो पढ़ा, उसके लिए उसी में बिल्डिंग बाई लॉज लिए थे। सबसे पहला तो हिंदुस्तान में पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911 बना था, उसके बाद UP म्यूनसिपल एक्ट 1916 बना था। खैर पंजाब म्यूनसिपल एक्ट से तो मेरा वास्ता नहीं था, UP में कोई हसनापुर पड़ता है, तो मैंने उसी के हिसाब से किया। तो मुझे वो जो था वो 90 रुपये देने लगा। ड्राफ्ट्समैन जो था, कैसा वैसा, आधे पैसे मेरे होते हैं, आधे आपके। मैं कहा ले जा इसको, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं देख लूँगा, इस पर बिल्डिंग बाई लॉज होगा तो हो जाएगा चेंज, नहीं होगा तो चेंज करके लिए तो बता दूँगा क्या चेंज होने हैं। क्या वो ठीक ही था, वो पास हो गया। तो यूँ दास्तान चलते रहे जिंदगी के। फिर दिल्ली आ गया, फिर होम सेक्रेटरी और वाकया हो गया। फिर जो था, मैंने एक दफ़ा जो था, ये पॉलिटिकल आदमी होते हैं, मैं जा रहा था जब मेरी शादी हुई हनीमून पे कश्मीर, अपनी नई नवेली बीवी को लेके। तो मेरी जो था वो कहने रात छुट्टी रही है, काम पड़ा हुआ। मैं कहा जी जो आपको रिपोर्ट चाहिए मैं ब्लैंक पेपर पर साइन कर देता हूँ। वो रिपोर्ट का फॉर्म होता था, आप जो देख लेना पीछे। तो मैं सेक्रेटरी को, अपने बॉस को, ब्लैंक रिपोर्ट के फॉर्म, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के दे आया। अब मैं हनीमून बना के बीबी के साथ लौट के आया, तो उसने सेक्रेटरी ने कहा राज आप डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के पास जाओ, वो आपको बुलाया। अच्छा, मैं क्या काम है? फिर आप जाओ मिल के आओ। अच्छा, तो मैं गया। उनको असलियत तो पता थी कि ये तो छुट्टी पे ये दस्तखत ब्लैंक फॉर्मों पर करके गया रिपोर्टों में। वो क्लर्क था, उसने किसी का नाम लिखा, उसको दे दिया। तो क्या नाम है, अच्छा उसने रिश्वत किसी ने नहीं दी, उसका नाम काट के दूसरे का लिख दिया। वो क्या ये लिक्विड होता है, ये रिजर्व वगैरह उसको फॉर्म पर, क्या पकड़ा गया उसको ट्रांसफर बाय एक्शन।
तो उन्होंने कहा अग्रवाल यू कुड बी प्लेस अंडर सस्पेंशन। आपने गलत, मैं कहा सर मैं तो जो छुट्टी पे गया था ये मैंने उनको दे दिया था। लेकिन अग्रवाल ऐसे काम करते हैं क्या, आप ब्लैक फार्म पर दस्तखत करके चले आओ। मैं कहा साहब इमरजेंसी में तो एडीएम ने ब्लैक फार्म पर दस्तखत कर देते अरेस्ट वारंट के, उनका कुछ नहीं हुआ इमरजेंसी में। साहब ये तो छोटी सी बात की है, मैंने गलती तो है, मैं मानता हूँ, कहना आगे से मत करना। चला यार, समझा दिया उसने, अच्छी शिक्षा दे दी। तो यूँ अब तो क्या हुआ कि एक दफ़ा हो गया, मैंने कहा जी ये साले पॉलिटिकल आदमी दबाव डालते थे, मैं एक नोट लिख दिया कि ये मैंने जो दस्तखत किए हैं मेरी कोई जुगाड़ नहीं है, ये इनके दबाव में नेताओं के मैंने किए हैं। अब वो क्या हुआ, मुझे ट्रैवलिंग क्वेश्चन फिर बुलाया, अग्रवाल क्या लिखा मैंने आपने, मैं कहा से सच्ची बात लिखी है, मैंने दस्तखत तो की है, मैं क्या करूँ जी। फिर नेता में पीछे पड़ जाते हैं, पॉलिटिकल आदमी कांग्रेस के जनसंघ के, कहते हैं मैं इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज रहा हूँ, भेज दूँ, सब भेज दो जी, जो कार्रवाई बनती जी। बात तो मैंने सच्ची लिखी है कि ये मैं ये नेताजी और रिश्वत देते हैं, तो वही बात मैंने लिख दी उसमें। तो उसने साइडलाइन किया, नीचे लिखा ए और उसको फॉरवर्ड कर दिया एलजी में प्लीज सी एट ए अब चला गया। एलजी ने जो चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होते थे, क्या नाम था मुझे नाम याद नहीं, उनको भेज दिया एडवाइस के, तो एडवाइस तो मंत्री करते हैं ना। तो कुछ नहीं हुआ, मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं तो ट्रांसफ़र चाहता ही था वहाँ से, अपने डिपार्टमेंट वापस आना, आ गया अपने डिपार्टमेंट वापस। इस बीच में जो था ये 75 में इमरजेंसी में प्लॉट का एडवर्टाइजमेंट निकला, मैंने अप्लाई कर दिया। पहले क्या एक में उसमें स्कीम आया नहीं, में 1000 रुपये जमा हुए, फिर दूसरा था 1500 देकर 2500 रुपये दे दिए। तो मुझे B5-121 जो था प्लॉट यमुना विहार में अलॉट हो गया, रेजिडेंशियल प्लॉट 70 स्क्वायर मीटर का। तो फिर मैंने इसका बिल्डिंग प्लान सेंक्शन करा लिया। अब एक दिन मेरी वाइफ रीता आई, वो कहने यहाँ तो कुछ आबादी नहीं है, आप तो जाके ऑफिस में बैठ जाओ, यहाँ तो कोई लूट के ले आएगा। तो फिर मैंने काम बंद कर दिया, बिल्डिंग तक लगा के बंद कर दिया, चला गया, यहाँ सारे पैसे इसमें लग जाएंगे। तो मैंने दोबारा 81 में चालू किया दिसंबर में, और 4 महीने में डबल शोर मकान बना के कम्प्लीट कर दिया। हाउसिंग लोन सेंक्शन कराया डिपार्टमेंट से। तो 77 में पहले हमारे 76 में एक हमारा बेटा हुआ था सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में। मेरे सारे बच्चे जो है सेंट स्टीफन में हुए, और जो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उसके जो जापा किया था संजय गांधी और राजीव गांधी पैदा था, उसी डॉक्टर वुमन ने किया था। शी वॉज द फर्स्ट मेडिकल सुपर इंडियन मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उससे पहले अमेरिकन होते थे। और ये जब इंदिरा गांधी का हुआ तो कॉमनवेल्थ वुमेन एसोसिएशन ने पैसा दिया था, तो उससे वो वार्ड भी बना था, बहुत पुराना 150-200 साल पुराना हॉस्पिटल है। तो वो लड़का हुआ बेटा हमारा, उसकी ये खाने की नली और सांस की नली के वाल में गड़बड़ थी। तो 5वें जो कहा कि आप इसको वहाँ सदर्न हॉस्पिटल ले जाओ, तो मैं लेके गया। दिवाली का दिन था, वाई तो हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया। वो मेरे बेटे ने, उसकी ऐसी चमकीली आंखें थी जब मैं उसको डिलीवर कर रहा था वहाँ, वो काउंटर होता है छोटा हमारे बच्चे को, और जो रिकमेंडेशन थी उसका हॉस्पिटल की, उसने मुझे ऐसी चमकीली आंखों से देखा, मुझे आज भी याद है। मैं रोज जाता था वहाँ, क्रीशों पर रखा हुआ था, मेरी वाइफ पूछती, कहता, मैं कहता अच्छा ठीक है, झूठ बोल देता था। क्या दिवाली के दिन उसका रात को ऑपरेशन हुआ, अगले दिन उसकी डेड बॉडी लेके वहाँ से बहुत सिटी से सफदरजंग हॉस्पिटल के, मेरा बड़ा छोटा भाई को साथ दे दिया, महेश को मैंने,
और हम जमुना पे आए, नाव में बैठी उसको जमुना में सिला दिया बच्चे को। 5 दिन का, हाँ 5 दिन का था, 6ठे दिन सलाया था हमने। तो उसकी आंखें बिल्कुल शक्ल अपनी माँ जैसी थी, आंखें बड़ी चमकीली थी बच्चे की, ब्यूटीफुल। क्या उसके बाद ये हमारा बेटा हुआ मोहित। तो मैं अपनी वाइफ को क्या, हमने वो पहली दिवाली के रात हमने रो रो के दिवाली मनाई थी। तो फिर 77 में मार्च में मोहित हो गया। तो अब जैसे सब बच्चे होते ऐसे ही खेलते रहते थे, कहानियाँ किससे सुनाता रहता था, इसको गोदी में बताए। तो फिर मैं 78 में अपने इंजीनियर्स एसोसिएशन का डिपार्टमेंट की जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हो गया। मैं तो ऐसे नॉमिनेशन नहीं भरा, जिन्होंने भरा था, जिनके प्रपोजल सेनेटर था वो विड्रॉ कर लिया और फिर मुझे जबरदस्ती बना दिया। खैर मैं बन गया। अब मैं जब जनरल से मैं पब्लिक से, मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ पब्लिक को पता ही चलता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस कर रहा हूँ। तो मैंने एक हिंदी में नया वर्ड हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया, जलाधिपति, और उसके नाम से क्वार्टरली मैगजीन चालू की। उसमें आर्टिकल लिखता था, कार्टून बना के था। और मेरी शुरू से आदत है नेकी कर कुएं वधार। मैं सबसे कहता आर्टिकलों को नहीं लिखते थे, मैं उनके नाम से लिख के उनके नाम से पब्लिश कर देता था, और उनको दिखा देता था ये लिख रहा हूँ। वो कहते हैं हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है। तब तक मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई थी, 78 तक आता था। फिर मैं 3 साल मैगजीन के लिए लेटर टू एडिटर भी अखबारों को भेजता था, 10 लेटर भेजता था तो 1-2 छप जाते थे, पब्लिश हो जाता था अखबार में। तो ये चलता रहा। फिर मुझे ये लिखने की आदत पड़ गई, बीमारी, ऑथर बन गया, आर्टिकल्स लिखने लगा। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जब ग्रेजुएशन कर लिया तो 84 में मैं 1984 में इसका लाइफ मेंबर बन गया। इसमें सारे IPS ऑफिसर होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और 3 साल में उसकी जो दिल्ली रीजनल ब्रांच थी उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी रहा। तो चीफ सेक्रेटरी होते थे IS, वो तो चेयरमैन थे उसके। तो यानी कि यहाँ से मेरी पब्लिक एक्टिविटी चालू हो गई ग्रेजुएशन करने के बाद। ये इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन की मेंबरशिप ली, वो औपचारिक आप तो सर्विस में NOC लाओ, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाओ डिपार्टमेंट से। वो मैंने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया, डिपार्टमेंट से इतना आसान नहीं होता। तो इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का भी लाइफ मेंबर बन गया। रिटायरमेंट के बाद 2005 में तो उनके आर्बिट्रेटर के पैनल पे आ गया मेरा नाम। और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लाइफ मेंबर हूँ जब तक जिंदा हूँ। इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का उसका भी लाइफ मेंबर हूँ। और फिक्की का भी मैं आर्बिट्रेटर बन गया था, पैनल पे हो गया था ना। वो 75 की एज बाद ख़त्म हो गया, अब तो 80वां साल चालू हो गया ना, तो 75 में ख़त्म हो गया। फिर ये रिटायरमेंट के बाद मैंने एक केस मुझे अलॉट हुआ था आर्बिट्रेशन का, वो अवार्ड दे दिया था, फूड कॉर्पोरेशन दिया। वो मेरे अवार्ड से नाखुश थे। राजस्थान हाई कोर्ट में उन्होंने जयपुर में अपील लगाई, हाई कोर्ट ने बताओ उसमें गलती का जस्टिफिकेशन दिया है, बताओ क्या जस्टिफिकेशन गलत है। वो बता नहीं पाए तो उन्होंने मेरा अवार्ड अपहेल्ड किया हाई कोर्ट ने। मुझे बड़े हौसला अफजाई हुई कि अपना कैसे जजमेंट लिखते हैं, अवार्ड लिखते हैं आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन में मैं ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और एविडेंस एक्ट, ये सब ब्रिटिश स्टूडेंट के थे।
ये मैंने एक ग्रेजुएशन में पढ़े थे। तो जिंदगी का कारवां यूँ आगे बढ़ता चला गया, पीछे धूल का गुबार छूटता चला गया, हम आगे बढ़ते चले गए। बहुत से आदमी जिंदगी में आए और चले गए। फिर ये हमारी बेटी मुग्धा हुई। मैं मोहित को बचपन में चीनू कहता था, मगर जब स्कूल भेजा तो उसका नाम जो था मोहित ही लिखवाया था। लोअर KG, अपर KG, पहली दूसरी, बेटे कर लिया उसने। मैं फॉर्म ला के देता था, भर देता था, जमा करवाई आता था। सुबह अंधेरा होता था, 1 दिसंबर के बहुत कोहरा होता है दिल्ली में, तो आगे वाले ट्रक की जो पीछे की रेड लाइट होती थी वो देख के स्कूटर चला के, क्योंकि 8:30 बजे तक पहुँचूँगा, 9 बजे टेस्ट चालू होते थे, 1.5-2 घंटों ड्राइविंग में लग जाते थे। लेके जाता था बेटे को। तो पहले साल तो ये जब 12th का इसका एग्ज़ाम हुआ उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अगले साल इसने कोचिंग वगैरह की, सिलेक्शन हो गया, 5 में आ गया, 2 RBC में भी आ गया। मैं कहा बेटा दिल्ली से ही कर जाए। मेरा दोस्त था पर इसमें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में भी इसका हुआ सिलेक्शन। तो एक मेरा दोस्त था, उसने कहा इमरान मेरा साला जो है वो सिख है, कहता ये सब ड्रग्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं यहाँ लड़के जो है। कहता हालांकि सिख है, ये भी पड़ गया उसका भी, ये लड़का ये सिगरेट वगैरह भी पीते हैं। तो मैंने कहा ये लड़के जो है ड्रग के चक्कर, ये ड्रग्स जो है बहुत बड़ी बीमारी है, ये 1 वे ट्रैफिक है जो इनके चक्कर में पड़ गया तो वो वापसी का टिकट नहीं मिलता, उसी में आगे बढ़ता चला जाता है। ये गैंग बन जाते हैं, चर्चा पटपट हो गए, एक उनका लीडर बन जाता है, वो सबको खराब कर देता है नशेड़ी। तो मैं कहा बेटा यहीं से कर लिया, जामिया से कर लिया। मैं उसको गाइडेंस बराबर देता रहा कैसे ये कैंपस सिलेक्शन होगा, वहाँ पे कोई आती नहीं थी। तो कंपनी सत्यम चलाई है हैदराबाद। फिर इसके बाद मोहित के 79 में मुग्धा का जन्म हो गया। बेटी हमारी है, बड़ी बेटी, दिसंबर 79। तो फिर इसको भी ऐसी स्कूल छोड़ने जाता था, एक कहती थी पापा अभी चलो अंदर। मैं कहा बेटा बात सुन, मैं यहाँ ये गाय पूछ चला रही, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, तू अभी आ जा थोड़ी देर, फिर तू आ जाइए, मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ गेट पे, ध्यान दे रहा है। ऐसे ही छूट भगा के इसको अंदर भेज देता था और लौटे आता था। बच्चों को ऐसे ही बहकाना पड़ता, फुसलाना पड़ता। बचपन में बच्चे माँ की गोदी छोड़ के स्कूल नहीं जाना चाहते, घर में ही खेलना चाहते, सब बच्चों का यही होता। फिर मेरा जो था दिन बीतते गए। मई 82 में मकान में शिफ्ट कर दिया। 78 में जनरल सेक्रेटरी बना था। 7 फिर मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। 2 साल है मैं प्रेसिडेंट रहा इंजीनियर्स एसोसिएशन का। तो फिर वो छोड़ दिया। रीजनल वेलफेयर का मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया। उस कैपेसिटी में 80 मैं एक्चुअली कोई हमारे हिंदुस्तान में किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं है लॉ बनाने के, रूल्स बनाने के। उनको पब्लिक से ऑब्जेक्शन मांगने पड़ते हैं सजेशन, और जो फाइल करते हैं उनको फिर हियरिंग के लिए भी बुलाते हैं। तो ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निकाले थे अपने, वो एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, दीवान दौलत राम वर्षे ने, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मामले में, रेंट कंट्रोल के मामले में, कि जो एनुअल रेंटल वैल्यू 7% बढ़ा के 10% करती थी, और फिर उसकी रिलेटिव वैल्यू उसके बेस पे होगी, और उसकी बेस पे फिर प्रॉपर्टी टैक्स होगा। तो एमसीडी ने उसके हिसाब से अपना रूल बना के सर्कुलेट किया, अखबार में आया, मैं भी कॉपी ले आया, मैंने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया।
फिर उन्होंने फिर चेंज कर दिए, फिर ऑब्जेक्शन फाइल कर दी। फिर जब हाई कोर्ट में कुछ लोग गए, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो जिन लोगों ने 1-1 लाख रुपये फीस के लिए थे, हाई कोर्ट ने उनकी एक बात नहीं मानी। ये लॉ में उस टाइम में डूब चुका था 1984 में। तो मैंने जो था एक एसडी शोरे होते थे कॉमन कॉज के डायरेक्टर, मैं उसका भी लाइफ मेंबर हूँ। उन्होंने कहा अग्रवाल मैंने आपकी पढ़ी है, तो सब पार्टी को देनी पड़ती ना कॉपी। मैं तो इंटरवेनर था, नॉट मेन पटिशनर। तो मैंने पढ़ी है अग्रवाल सब केसेस पढ़ लगा आर्गूमेंटल केस। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, ये तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी 72 रेट पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। मैं कहा सर आप महान योद्धा, मैं तो आपके चरणों बैठ के सीखना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। स्कूटर पर ठुड्डा मारा, ऑफिस आ गया, ऑफिस में बैठ के सोचने लगा। मैंने CPC सिविल प्रोसीजर कोड उठा के पढ़ा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं आर्गू करूँगा। मैं फाइल उठा कर ले गया घर, मैंने उसको बनाया रिटर्न सबमिशन लियो और आर्गूमेंट। और गणेश जी मेरा टाइपिस्ट था, मैं सुबह जल्दी पहुँच गया ऑफिस। मैं कहा बेटा इसको टाइप करके ले आया फटाफट। वो टाइप करके ले आया और मैं जाके वहाँ 11 बजे रजिस्ट्री में फाइल कर आया। तो मैं गया ही नहीं, तो मुझे KL राठी जो थे वो IAS थे, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी हो रहे, लॉ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे वो। तो वो कहना अग्रवाल आप आर्गू करके, मैंने कहा सब बोलूँगे। कहता अग्रवाल आप मुझे बताते मैं समझा देता हूँ उन्हें। खैर मैं कहा कोई बात नहीं, हम मुकदमा तो जीत लेना। उनकी किसी की बात नहीं मानी। एक बाद में तो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए थे सैन, तो राजस्थान हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे। अभी पीछे हाल ही रिटायर हुए थे वो चीफ सुप्रीम कोर्ट से। एक तो उनके क्या दिल्ली नर्सिंग होम एसोसिएशन के तब से एडवोकेट थे उसके, उस तमाम में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे। 84 में 85 में जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट का, उन्होंने मेरी सारी बात मान ली। अब दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई गलती नहीं है। वो अपहेल्ड किया, तो फिर पार्लियामेंट में को एक्ट अमेंड करना पड़ा, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो मेरी खुराफात की वजह से पार्लियामेंट को एक्ट अमेंड करना पड़ा। तो कॉस्ट ऑफ लैंड, वैल्यू ऑफ लैंड और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग के बजाय फिर यूनिट एरिया मेथड पे वापस आना पड़ा। अब जब मेरे बेटे ने बंगलौर में विलामेंट परचेज किया फ्लैट, मैंने वहाँ का भी बिल्डिंग बायलॉज मंगा, वो उसी पैटर्न पे थे जिस पे दिल्ली में थे, जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था। वो तो सभी हिंदुस्तान में सबको मानना पड़ेगा ना, जब सेंट्रल लॉ बन गया। तो मैंने पहली दफ़ा लॉ तब चेंज किया। पर दूसरी दफ़ा जो था, ये नाले सीवर गलत बने थे आगे, उसके ड्रेनेज बाई लॉ के मुताबिक नहीं थे, एनवायरमेंटल लॉ के मुताबिक नहीं थे, MCD एक्ट के मुताबिक नहीं थे। तो मैंने फिर क्या हुआ, ये पोल्यूशन हो रहा था, मैं एक रिसर्च पेपर लिखा पोल्यूशन टू हॉलोकॉस्ट, उसको लेके फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुँच गया। वो 3 दिन मेरी बात सुनते रहे। तो अब एसोसिएशन में कुछ झगड़े हो गए थे, तो दो जो थे वो लड़ रहे थे, मैं तो था ही नहीं गई बीच में, क्योंकि आशीष शर्मा मेरे दोस्तों का अग्रवाल को बना दो, इसको कोई अपोज नहीं कर रहा, मुझे बना दिया तुरंत। कोई अपोजिट दोनों पार्टियों से मेरी दोस्ती थी, तो मैं प्रेजेंट मर गया। तो फिर ये पोल्टर हॉलोकॉस्ट हुआ, तो मुझे एनवायरनमेंट के मैटर में, एनवायरमेंटल वाटर पोल्यूशन हो रहा है, आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। दिल्ली में बीमारी फैल गई थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो सब कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दो, LG को ट्रांसफ़र कर दो, इसको कर दो, उसको कर दो, सस्पेंड कर दो, DD का वाइस चेयरमैन को ट्रांसफ़र कर दो, तो करो। अरे आदमी तो बढ़ गए 20-25 आदमी वाटर पोल्यूशन से। तो खैर उससे मेरी वक्त बढ़ गई। तो मैं सबसे पहले एक गांधी पीस फाउंडेशन में सिम्पोजियम था, मैंने उसमें अपना लेक्चर दिया, वो सारे अखबारों में छपा, तो पब्लिक को पता चल गया। फिर ये जो फेज़ 1 कंप्लीट हुआ गंगा के पोल्यूशन वाला मामले में,
तो गंगा उससे ज़्यादा मैली हो गई। तो भाई इंडिया हैबिटेट सेंटर में मुझे एक NGO था, उन्होंने इनवाइट किया था, मैं वहाँ लेक्चर दे के आया। वो भी अखबारों में छपा, उसकी रिपोर्टिंग में दिल्ली के हिंदी इंग्लिश वालों में ज़्यादा हुई। फिर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था 5 जून 1989 में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे वो 4 आदमी बुलाए थे। वो सारे 3 LLM थे, मैं उनका छाप था जिसने लॉ पढ़ाई नहीं। लास्ट में मेरा लेक्चर था, वो भी न्यूज़पेपर पर हुई। अरे तो उससे क्या हुआ कि मैं बड़ा इंक्रेज हुआ एनवायरमेंटल इशू में, मुझे बहुत इन्विटेशन आने लगे। तो फिर मैं अखबार में लेटर टू एडिटर लिखता रहता था। मगर जब ये मैं हाई कोर्ट से मुकदमा जीता प्रॉपर्टी टैक्स वाला इंटर माइनर, तो मैं इसमें प्रॉपर्टी टैक्सेशन पे किताब लिखी मैंने। फिर मैं पब्लिशर, एक जेम जैना है यहाँ पब्लिशर, उसने अग्रवाल में पब्लिश कर दूँगा। मगर जब उसको मैं देने गया उसकी मैस्क्रिप्ट जो है, तो उसने मुझसे अपनी प्रॉपर्टी के मामले में, जो 260 साल पुरानी प्रॉपर्टी थी दरगाह कलान में दिल्ली में, उसके मामले में उसने कहा अग्रवाल रिटर्न भरना। मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा ये तो सबको पता चल जाएगा जो मैं इस किताब में लिखा। तो मैंने बहाना मार के किताब ले आया कि मैं इसको थोड़ा एक रिविजन दूँ, और उसने कर लो आप, जब तसल्ली हो तो उसके बाद छापेगा। ठीक है, और मैं किताब वापस ले आया। और उसके बाद मैंने अपनी कंसल्टेंसी चालू कर दी, अदालतों में जाने लगा मैं, अच्छे पैसे कमाए मैंने। एक केस में 10-15 हज़ार रुपये लेता है। कुड़की का नोटिस आया एक जगह, एक फैक्ट्री होती थी कार्डबोर्ड की, वो आए मेरे पास। उन्होंने कहा जी कितनी फीस? मैं कहा भाई 10% लेता हूँ जितनी कि कुड़की का आपको नोटिस आया प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का। तो भाई ये आपके 3.5 लाख का 35,000 लूँगा। वो कह रहे 35,000 ज़्यादा, ऐसा नहीं 30,000 दे दो। मैं कहा जो 30 दे दो। तो मुकदम वही पास खड़ी थी, उसने सुना कि पापा 30,000 रुपये ले रहे हैं। माँ के बाद भाग के गई, किचन में काम कर रही थी, संडे का दिन था, तो स्कूल की छुट्टी थी। माँ ने कहा उसके रीता को चुप रहा जो कर रहा है करना दे। वो आधे पैसे तो मुझे तभी देगा 15,000, वो कहे 15,000 मैं आपको अब 1 घंटे में ला देता हूँ। बोले ठीक है। वो क्योंकि मेरे पास ना टाइपराइटर था कोई, तो मैं कार्बन कागज लगा के एक कागज पे उसका जवाब बना देता था कि 169 में दिल्ली प्रोडक्ट है, इसमें आप कंप्यूटेंट वैल्यू और बांट कीजिए 135 के मुताबिक, सेक्शन 135। तो ना 9 मंथियल 1 और आधा ना चाहिए, उनके पास वैल्यू था ही नहीं कर। वैल्यू कहाँ से बांट करते हैं? ऑथोरिटी कमिश्नर किया, ये तो नीचे ही करते रहते हैं। SSI कलेक्टर, डिप्टी SSI कलेक्टर, कमिश्नर को भेजे फाइल की, इनकी हिम्मत नहीं आई इससे बात। तो क्या होता था, वो सब जया के कुड़की के नोटिस खत्म हो जाते थे एक वो में, तो वो मुकता है पापा ये अभी 5 मिनट में चिट्ठी बना के दे देंगे, अगर कहा तो उससे जाकर रिसीव करा कर लाओ, वो स्टेप लगा कर ले करवा देते, खत्म हो जाता था नोटिस। तो मैंने नफ्स पकड़ ली, उससे बहुत पैसे कमाए, कोर्ट में भी मुकदमे जीत लिए उससे। अगर जो मैं थी आनंद लोक में कोठी 1000 गज में बनी हुई साउथ दिल्ली में, पॉश लोकेलिटी है, तो अगर जो मैं उसका प्रॉपर्टी टैक्स असेस करता तो मैं 84,000 रुपीज़ करता पर ईयर, और मैंने 8,400 पे सेटल करा दिया, क्योंकि मैंने उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हरा दिया था मुकदमे में। उसने 1,000 को वकील को एंगेज किया था। मैं कहा इसने कहाँ कर दिया, ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो ट्रिब्यूनल में लगेगा केस। तो क्या वो मैं मुकदमा जीता। वो कहने लगी लेडी, वो खुद LLB थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो ऑल इंडिया रेडियो से डायरेक्टर रिटायर हुई थी, हैदराबाद के निजाम की फैमिली से थी वो, अलीगढ़ की। तो वो कह रहा ये भाई विष्णु जी आपको एक दिन चलना पड़ेगा मेरे साथ। मैंने चलूँगा जी।
आप जब फिक्स कर लो। तो हम गए डिप्टी असिस्टेंट कलेक्टर के पास। वो कहता वो इंस्पेक्टर नहीं आया। मैं कहा बात सुनो, मैं इंस्पेक्टर को कोई नहीं जानता, मैं आ गया हूँ यहाँ पे, दोबारा नहीं आने का। मैं कहा देखो मैंने कोर्ट से ऑर्डर करा दिए कि आप इसको, आपका जो असेसमेंट ऑर्डर था वो कैश हो गया, आप 100 असेसमेंट ऑर्डर पा को मैं क्वेश करा दूंगा सेम ग्राउंड पे कोर्ट से, और आपको 10 पैसे टैक्स नहीं मिलेंगे। तो ये ब्राइब के चक्कर में ये वो नहीं मिलेंगे। तो परेशान हो गया। उसने ऐसा वैल्यूशन, मैं कहा वैल्यूशन कोड मैं बना देता हूँ इंडियन, मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूएट का मैं लाइफ मेंबर बन गया था 84 में ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने वैल्यूशन को बुला के दे दी, उसकी बेस पर उसने 8,400 फिक्स कर दिया। और मैंने अपनी 16,500 रुपये 10% फीस ले ली। 2 दिन का काम था। वो पहली जो वकील ने विड्रॉल से उसके विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा दी, और ना ये पिटीशन लगा दी, वो मैं पहली बना कर लेके गया था। तो पहली तो आज के विड्रॉल की एप्लीकेशन थी, उसने अलाउ कर दिया जज ने। एडिशनल सेशन जज होते हैं, और दूसरी साहब पेश कर दी। तो मैं कहा 169 में, तो पहले तो जज सुनता ही नहीं। जब मैं थर्ड टाइम रिपीट किया, आपने लगाई है कहा, मैं कहा ये इस पेज नंबर पर देखिए ना आप। तो उसने देखा उस पेज पे, उसने एफसीडी के वकील से पूछा भाई क्या हुआ इसका। वो कहता है मैं पता नहीं, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। पूछूंगा ठीक है 1 हफ्ते का टाइम। अगली डेट पे गया, उस साइज पर डिसीजन नहीं हुआ। तो आपने कुड़की का नोटिस कैसे दे दिया, क्वैश हो गया ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर। और मैंने 16,500 रुपये जेब में डाले, मेरी गाड़ी नगद हो गई। संडे को मैं काम क्या होता था, ये तो ऑफिस की छुट्टी होती थी। पैसे कमाए, अच्छे कमाए प्रॉपर्टी टैक्स की कंसल्टेंसी में। तो मेरी समझ में आ गई बात कि इनकी नफ्स पकड़ ली मैंने, ये किसी उसमें प्रॉपर्टी में चले आए। तो फिर मेरे 2 आर्टिकल छपे इकोनॉमिक्स टाइम में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार है। तो उन्होंने 500 रुपये पर आर्टिकल मुझे दिए थे। ये मेरे ख्याल में 1986 या 85 की बात है। वो कहने मुझसे, वो लेडी असिस्टेंट एडिटर होती थी, कहने इससे अखबार आप और लिखिए हमारे अखबार के लिए। मैं करूँगा। तो शौकिया लिखे थे, पैसे दे दिए। तो वो जो जिस पे एडिटोरियल के आते हैं, उस पेज पे जो था, 4 पेज का आर्टिकल था, वो पब्लिश हुआ 2 दफ़ा। 1,000 रुपये मिल गया, चेक दे दिया मुझे, मैंने बैंक अकाउंट बना दिया। बाद में तो ये फिर मैं कैपिटल गेन वगैरह का 1-1 लाख रुपये लेने लगा फीस के, रिटायरमेंट के बाद। देते थे आदमी, खुशी खुशी देते थे। वो कहते हैं अग्रवाल जी वो इनकम टैक्स कमिश्नर, मैं कहा जी ऐसा है, मैं तो मुझे किसी इनकम टैक्स कमिश्नर आता बुलाया नहीं। जो मैं वैल्यूएशन बोर्ड देता हूँ, अगर जो बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, और अगर जो मैंने जो वैल्यूएशन बोर्ड बना के दिया उसको रिजेक्ट करेगा तो मैं आपकी फीस वापस दे दूँगा 100%। किसी इनकम टैक्स कमिश्नर ने मेरी वैल्यूएशन रिजेक्ट ही नहीं की। जो मैंने दे दी उन्होंने मान ली, और कैपिटल गेन उसने, तो मैं ये बोलूँगा कि इसको टैक्स ना देना पड़े कैपिटल गेन में, प्रॉपर्टी की सेल में। तो क्या हुआ, मुझे सुप्रीम कोर्ट के 2 केस थे। तो ये बहुत मुश्किल है, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे और 9 साल दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे थे। तो मैं जो था ये प्रॉपर्टी के मामले में बदनाम हो गया था दिल्ली में। तो बड़े बड़े केस आने लगे मेरे पास, 1-1 लाख रुपये की जो फीस लेता था, और मेरे 10 मिनट का काम होता था, मुंह मांग के पैसे मिलते थे। तो जो CAG ऑफ इंडिया में थे, वो डिप्टी CAG ऑफ इंडिया थे, मिस्टर सिंह थे। तो जो हुआ तो बहुत मुश्किल से वो चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके थे, उन्होंने मेरा नाम उनको रिकमेंड किया। तो उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि, तो फिर मेरी बहुत मुश्किल से जस्टिस से बात हुई। मशहूर आदमी है हिंदुस्तान के, ये क्रिकेट एसोसिएशन वाले 2-3 सब नेताओं को बाहर कर दिया सारे फेडरेशन से।
तो मैं अग्रवाल कितनी फीस लोगे? वो 2 केस की। तो मैं कैसा बंगलौर से आऊँगा दिल्ली, तो मुझे वो किराया और टैक्सी का, और वो कहते नहीं ये मैं नहीं, आप मुझे नेट बता दो तो कितने चाहिए। आधे आधे पार्टी दोनों पार्टियों ने देने, जिनके बहुत में चलना है सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहा अच्छा, मैं कहा 1 लाख दे दो। क्या ठीक है। मैं बंगलौर से बेटू कहा बेटा फ्लाइट बुक कर मेरी। आया, अपनी कार उठाई, ये मेरा असिस्टेंट था राहुल, मैं कहा गाड़ी साफ करने बैठे, धोकर चले गए मोहन मुंबल के साथ उनके ऑफिस, निजामुद्दीन एक्सटेंशन में उनका ऑफिस होता था। वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि अग्रवाल ऐसा आप ये देख के मुझे पहले सॉफ्ट कॉपी भेज देना। मैं कहा ठीक है सर। तो जो एक ओबराय मिडस के पास प्रॉपर्टी थी, और एक जो थी महरौली में थी 1000 में से प्लाट में, वो तो खंडर हो चुकी थी। ये प्रॉपर्टी ठीक थी अलीपुर रोड वाली, वो बुराई मिडस प्रॉपर्टी के पीछे। मैंने वैल्यूशन करके दे दी दोनों, और उन्होंने जो मुझे कहा था अग्रवाल पहले सॉफ्ट कॉपी मैंने ईमेल करती हूँ, तो उनके ऑफिस से फोन आया, कहने का आप सर सुबह आ जाइए और हार्ड कॉपी ले आइए। मैं गया, तो राहुल तो कार में बैठा रहा, मैं गया, तो वो कहने अग्रवाल मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में जज और चंडीगढ़ में हज़ारों वैल्यूशन रिपोर्ट देखी। मैं एक वकील से वैल्यू से एक सवाल पूछता था, उसका जवाब ही नहीं दे पाता था, 3 दफ़ा जाता था प्रॉपर्टी में, जवाब नहीं पाता। कहता आपकी रिपोर्ट ऐसी है सच स्पीकिंग कि इसमें कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। कहता आप आर्बिट्रेटर भी हो ना? मैं देख रहा हूँ आपका लेटर पैड पे लिखा हुआ है। मगर यस सर। कहता एक्सीलेंट। मैंने हाथ जोड़ दिया उनको, मैं कहा साहब और कुछ सेवा हो तो बताइए। खैर दोनों पार्टी ने मुझको 50,000 दे दिए, और वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट कर ली। अब वो जाने मजमा जाने, मेरा काम तो वैल्यूशन का था। तो उन्होंने, उनका चला था, वो बाद में पता चला मेरी बेटी का भी क्लास फेलो रह चुका दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB में। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अब हाई कोर्ट के जज बनने के चरण में लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे केस दिए दो, मैं कहा 1 लाख रुपये दूंगा। भाई मुदगल साहब ने 1 लाख रुपये दिलवाया था ना। कहने अग्रवाल जी थोड़े कुछ कम कर दो। मैं क्या कर सकता, बताओ कितने कम कर दो? कहने 70,000 रुपये ले रहे हैं। मैं कहा 70 दे जाना, वैल्यूशन करके दे दे। 2 प्रॉपर्टी दिक्कत के काम खत्म। वो काम तो ये लड़का राहुल ही करता था, मैं तो उसकी वेटिंग करके अपनी फिनिशिंग करता था, और ये स्टैम्प लगाता मैं तो 10 साल कर देता था। तो प्रॉपर्टी रखते अच्छे पैसे कमाए। तो आर्बिट्रेशन, मेरे केस में आर्बिट्रेटर लगाया था फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, वो इंडियन लोग कौंसिल आर्बिट्रेशन मैंने 3 डेट में ख़त्म कर दिया था, जिसके उन्होंने हाई कोर्ट में गए थे, राजस्थान जयपुर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है जस्टिफिकेशन दिया, वो डिफेक्ट है तो बताओ। उनका वकील बता ही नहीं पाया फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का। उसके बाद कोई केस ही नहीं मिला मुझे। तब मैंने सोचा भाई स्टेट बैंक वालों को लिखा, भाई मुझे ये, मैं तो आर्बिट्रेशन क्या है मुझे दो, मैं फैसला कर दूंगा। जो लोन के डिफॉल्टर हैं उनकी मेडिटेशन काउंसिलिंग के अपने आदमी हैं, कोई केस नहीं दिया, चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। तो आप बाढ़ में जाओ, नहीं दे तो मत दो। अब क्या हुआ, एक मेरे पास एक केस आया है, तो एक लेडी आई मेरे पास। लेडीज़ के ही केस आते हैं जो मियाँ बीबी से झगड़े चलते रहते हैं। आज के अदालतों में जितने चोर चक्कों के, मारपीट के, दंगे फसाद के, चोर डकैती के, उससे ज़्यादा मियाँ बीबी के झगड़ों का केस है थानों में। अब मैं स्टडी किया हुआ कि क्रिमिनल लॉ में जो
सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 और CRPC, उसमें DCP को मजिस्ट्रेट की पावर, और 190 में उसको ऑर्डर करने की पावर CRPC में। फिर जो स्विफ्ट प्रोसेसर कोड में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सेक्शन 89 डाल दिया था कि ये जो है तो मैंने अपने इस 79 ईयर्स के लंबे जीवन में बहुत कुछ देखी दुनिया, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स घूमने आया। मेरा बेटा मुझे लंदन और पेरिस में लेके गया घूमने। उस टाइम जो थे मेरे पाँव में उंगली से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, इच्छा नहीं थी, चलने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया मेरी बहू ने, वो कहने का जी ये तो आपकी जो है ये घुटनों की वजह से, तो वो क्या नाम है ये नी सर्जरी, मैं कहा वो मैं नहीं कराऊंगा और कुछ हो तो कहा। कहते तो मेरी डॉक्टर इलाज होती डॉक्टर कृतिका, वो कहने पापा इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। उसने मुझे एक्सरे की प्लेट दिखाई कि ना इसमें गैप हो गया। मैं कहा मैं नहीं कराता ऑपरेशन, और कुछ करना तो कर दो। उसने कहा फिर आप फिजियोथेरेपी करा। मैं कहा मैं वो करा लेता हूँ, गोली भी खा लूँगा, आप सब तो नहीं कराऊँगा मैं। तो खैर फिर मेरी जो थी उन्होंने फिजियोथेरेपी की 15 दिन की। शुरू में तो 2-4 दिन दिक्कत मुझे महसूस हुई। पहले तो मैं गया कहने 15,000 रुपये जमा करो। अब मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं थे, ना कार्ड था मेरी जेब में। बेटी मैंने अपनी बहू को पूछा, कहना पापा आप पैसे जमा नहीं करो, मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। मैं कहा अच्छा करो। उसने कहा पापा आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसे जमा करने का, हो जाएगा आपका काम। हो गया, ठीक हो गया मेरा बोला भी। और ये नी की जो होनी थी सर्जरी वो भी नहीं हुई, यानी कि इस बात को 8-10 साल हो गए, चल रहा हूँ ठीक ठाक बिना किसी सर्जरी के। चलो अच्छी बात है। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी जो चीज़ थी 2002 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई, सडन डेथ थी। तो एक बड़ा झटका लगा मेरी ज़िंदगी में। सुगंधा जो थी मेरी सबसे छोटी बेटी, जिसका 83 में जन्म हुआ था 2002 में, तो वो 12th पास कर चुकी थी, उसका BA पार्ट 1 का भी कंप्लीट हो चुका था। तो बच्चे तो तीनों ग्रोन अप थे, मगर एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा कि वो मोहित भी बीटेक के बाद 2 साल नौकरी करके IIM कलकत्ता चला गया था MBA करने के लिए। सुगंधा मुग्धा का जॉब लग गया था, सरकारी नौकरी लग गई थी MMTC में डिप्टी मैनेजर। तो खुशी का माहौल था बड़ा। मैं और वाइफ जो थे अब मुझकी मुग्धा की शादी की बात करते रहते थे, पैसों का सरकार अब लगाते रहते थे। मेरी वाइफ ने कहा ठीक है पैसों का तो हो जाएगा अंदाज। तो खैर जो होना होता है वो होता है। ब्रेन हेमरेज से 16 जून 2002 को वाइफ बेहोशी की हालत में आ गई, उसकी सर्जरी हुई, डेथ हो गई सफदरजंग हॉस्पिटल में 18 जून को। मोहित मुझे पता नहीं उसको किसने इन्फॉर्म किया था, क्योंकि हम दोनों खुश रहते थे हमेशा। ये 14 जून को हमने इसको स्टेशन पर बैठाया था, और उसमें ट्रेन में कलकत्ता जाने के लिए, सेकेंड ईयर के पढ़ाई चालू करने के लिए MBA। ये 15 जून को पहुंचा होगा। उस जमाने में मेरे पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे। मुझे पता नहीं इसको कैसे सूचना मिली। ये 16 जून को पहुंचा, 15 को चल के, और मैंने अपनी ज़िंदगी में रीता की आंखों में पहली दफ़े आंसू देखे। मैं क्या उसको सहारा दे के घर लाया। मैं कहा आ जाएगा 1 साल बाद बेटा, पर शायद उसको कुछ और चीज़ का अंदाज था कि अब इससे आखिरी मुलाकात हो रही है। तो शायद इसलिए उसके आंखों आंसू में आ गए थे। और 16 जून की मॉर्निंग को वो मुझे कहने की संडे का दिन था कि वो चटनी ले आओ, मैंने दाल धोई है, वो मंगौड़ी बनाने की पकौड़ी बना लेते हैं। मैं कहा भी ठेले वाले आएंगे ले लेंगे ही क्या, वो कच्चा आम धनिया पुदीना। फिर नहीं आप ले आओ। मैं चला गया। वो जिद पर जाती जो कहना का मुझे करना पड़ता था काम। मैं लेने गया, उस बीच में उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, पिट्ठी पीस रही थी, मिक्सी बंद करके आगे बेड पे लेट गई।
तो जगदई हमारे यहाँ काम करती थी, हमारी हेल्पर थी, मेरी वाइफ की, 17-18 साल से काम कर रही थी। तो उसने मुग्धा का आवाज़ दी, तुम उतरे दो, तुम्हारी मम्मी का क्या हो गया? तो आए तो कार में उठा के सब दिन वहाँ ले गए स्टीफन हॉस्पिटल। वहाँ सर्जरी होगी। मैं तो सोचने लगा, मुग्धा ने पटाख से डिसीजन ले लिया कि कर दो। तो मुग्धा और सुगंधा ही मेरे साथ थे। इन्होंने 18 जून को डेथ हो गई। फिर मोहित आ चुका था 17 जून को, फिर क्रियाक्रम किया ब्रज घाट में। मुझे ये हुआ कि मैं डिसीजन मेकिंग में कभी फेल नहीं होता। आई टेक वेरी शार्प डिसीजन। मैं ये रीति रिवाज ये सबको एक तरफ दरकिनारे करके मैं देखता हूँ कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, मेरे बच्चों का हित भविष्य क्या है, उनको मैं कहाँ तक हेल्प कर सकता हूँ। तो उसका अगले दिन ही हमने उठावनी कर दी और तीसरे दिन 13वीं कर दी। वो पंडित कहने लगा कि ये शुद्धि, मैं को सब शुद्धि हो गई, जो मैं कहता हूँ वो कर। और मैंने थर्ड डे जो है 13वीं करके और बेटों को कहा तुम जाओ कलकत्ता बेटे, जो होना था हो गया। मुझे पता नहीं मोहित को किसने कलकत्ता फ़ोन किया, मेरे पास मोबाइल था, इसको कैसे पैसे संदेशा मिला, इसके पास पैसे भी नहीं थे, कैसे लौट के आया, शायद फ्लाइट से आया होगा। मैंने आज तक कभी पूछा भी नहीं, ना उसने मुझे बताया। तो चौथे दिन मोहित को कलकत्ता वापस भेज दिया। मैं कहा बेटा आगे बढ़ो जिंदगी में, तुमको आगे बढ़ना है, फ्यूचर इज विद यू। तो मुग्धा को भी फिर मैंने जो था मंडे को कहा, मैंने कहा बेटा तुम भी ऑफिस जाओ, उसको भी ऑफिस भेज दिया। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो जिंदगी में झटके लगने चाहिए जिसमें आदमी का रुख बदल जाता है, और दूसरा आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। बहुत दो इम्पोर्टेंट चीज़, दिमाग से निकाल लो उस चीज़ को जो चीज़ आँखों के सामने है। मर गई तो आँखों के सामने कहाँ बची। मगर मैं मेंटली और फिजिकली बहुत डिप्रेस रहने लगा। 3 महीने में मेरा 7 किलो वजन कम हो गया। मैं कार चलाते हुए मुझे ऑफिस से छुट्टी भी नहीं दी। मैं सोचा था रिज़ाइन कर दूँ, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लूँ, और मेरे बड़े साले साहब ने, मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं रिटायर। तो उन्होंने कहा तो इस शायद ये मेंटल डिस्ट्रेस में है, कल छुट्टी ले लो। ऑफिस में छुट्टी नहीं, मुझे तो सेंक्शन नहीं। तो एक दफ़ा मैंने ट्रक खड़ा हुआ था, पीछे से कार उसमें मारती चलते हुए सुलोद की, एक झटका लगा। तो उसमें दिमागी हालत में था बदहयाली। आज भी याद करता हूँ। आज आस्ता आस्ता जमाना आगे बढ़ा, अब सुगंधा रह गई, क्योंकि इसका तो जुलाई में सेशन खुलना था, सेकंड ईयर MA और BA इंग्लिश ऑनर्स था। और बीच में घर की पुताई कराई, डेथ के बाद जो होती है सफाई, और उसके बाद सुगंधा को हरपिट हो गया। वो सामान इधर उधर रखने में सुगंधा नहीं हेल्प की, मुग्धा भी चली गई, मोहित भी चला गया, मैं रह गया। मैं भी ऑफिस जाता, सुगंधा साल दिन अकेली रहती थी घर में। इसको हरपिट हो गया, बीमार भी हो गई, लाइलाज बीमार भी, खैर ठीक हो गई। जब तक कॉलेज खुले, अपनी कॉलेज की टॉपर रही, BA इंग्लिश ऑनर्स में। ये चाहती थी कि मैं इसमें मिरांडा कॉलेज जो है दिल्ली का, इंडिया का टॉप का MA इंग्लिश के लिए कॉलेज है, उसका इसका मेरिट में नंबर आ गया, एडमिशन हो गया, सब सर्टिफिकेट जमा कराई गई। मैंने कहा बेटा तुम क्या करना चाहते हो? कहता पापा मैं लिटरेचर में इसमें जाऊँगी। मैं कहा लिटरेचर लिखने का तो बहुत ढंग है। कहते हो फिक्शन लिखूँगी। मैं कहा उससे भी बहुत ढंग है, इससे MA करके क्या करूँगी, इसे करना तो इग्नू से कर लो, LLB करो प्रोफेशनल कोर्स। क्योंकि जब इसका BTech में सिलेक्शन हुआ था, ये कहती पापा मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती। तो मैंने अब ये मोहित ने और इसकी माँ ने रीता को डांट करके तैयार किया था, कोचिंग कराई, सिलेक्शन हो गया BTech में, तो मैं नहीं करती।
मैं कहा पार्क में घूम, कहता पापा मैं चलूँ घूमने, मैं चल बेटे। तो पार्क में घूम रहे थे, कहता पापा मैं नहीं करना चाहती इंजीनियरिंग। मैं कहा फिर मैं क्या करना चाहती हूँ? कहते नहीं मैं। तो फिर मैंने वाइफ को समझाया, मैं कहा कोई नहीं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती, जैसे मुग्धा ने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स के बाद जो है एमबीए किया, ऐसे ये भी कर लेगी। तो वाइफ को भी तो तसल्ली ये कह रही मैं कर लूँगी। मुझे एमबीए का टाइम आया, उस टाइम पे अभी तक गई मैं नहीं करती, मैं कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाहती। तो फिर मैं कहा अब मैं LLB कर लो। तो मैंने कहा उसको समझाया कि इसके अंदर क्या होता है, कोई झगड़ा होता है मियाँ बीवी में तो एक दिन में तो नहीं होता, तलाक तक पहुँच तो बहुत कुछ होता है बीच में। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कहाना तो प्लॉट चाहिए ना, कोई फिक्शन लिखने के लिए, उपन्यास लिखने के लिए, नॉवल लिखने के लिए। तो प्लॉट ये यहाँ से है वहाँ तक, तो तुम्हें बहुत प्लॉट मिलेंगे इसमें लॉ के फील्ड में। बेकाई में आ गई मेरे, LLB कर लिया, MA इंग्लिश भी कर लिया इग्नू से, बहुत अच्छी इंग्लिश है सुमंदा की। हालांकि लॉ की ड्राफ्टिंग में उसका मेरे विचार में अलग स्टाइल है, उसको जो स्कूल में पढ़ाया गया, कॉलेज में LLB में पढ़ाया, उसका वो स्टाइल है, उसको इस मामले में मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। अगर जो LLB की दिल्ली में प्रैक्टिस होती है, मैं उसको टॉप का लहर बना देता दिल्ली का, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देता उसे, हाई कोर्ट में। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के यही है। खैर जिंदगी का असूल है, जिसका जो होना होता है। पर मोहित को मैं चाहता था चार्टर्ड अकाउंट बने, उसने इंजीनियरिंग कर ली, फिर MBA कर लिया। मुग्धा के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं था, उसने MBA कर लिया। बहुत बढ़िया, एशिया का टॉप का इंस्टीट्यूट है और ओल्डेस्ट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मोहित ने और मुग्धा ने किया है। सुनंदा ने LLB कर लिया और ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी जो है बहुत फेमस है, बहुत इसके पढ़े हुए जो चीफ जस्टिस बन गए सुप्रीम कोर्ट के। खैर कोई चिंता नहीं, जिंदगी का उद्देश्य खुश रहना, अर्पण मॉरल हो, मस्त रहो, नाचो गानो, और किसी की मदद कर सकते तो कर दो, नेकी कर कुएं में डाल, कुछ उम्मीद मत करो। वही आज भी मेरा स्कूल है। मेरे पास औरतें आती हैं, मेरी कोशिश होती है, मैं उनसे पूछता क्या चाहती हूँ, हस्बैंड के साथ रहना कहते हाँ रहना चाहते, ठीक है उस हिसाब से उसको करता हूँ। लोग कहते नहीं इस हस्बैंड के साथ नहीं रहते, भाई तुम और कोई को लो, मैं मेरे बस की नहीं है खान में। अब मैं 2 के 1 खत्म हुआ, वो वही अपने घर पे अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, अपने ससुराल में खुश है। मैं कहा अपना पॉकेट में, मुझे कभी फ़ोन भी मत करना, नहीं तो घंटों घंटों बात होती थी। अभी स्वाति का देखता हूँ, मैंने बना के तो दिया इसे केस, कोर्ट मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी तो वो भी निपटवा दूंगा। ये तीसरा जो है इसका मेघना का केस है, तो इसमें तो शायद मुझे ये पुलिस वाले अपॉइंट कर रहे हैं आर्बिट्रेटर। अक्टूबर में 10 अक्टूबर को जाऊंगा, उन्होंने बुलाया था मुझे, उन्होंने कह भी दिया कि इनको हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, तो जाऊँगा। तो खैर ये तो चीज़ें हैं ज़िंदगी की। अब इसमें मैंने जब 75 की मैं एज का हो गया, एक आर्बिट्रेशन केस किया, वो कर दिया सक्सेसफुली। फिर 15 साल वैल्यूएशन की प्रैक्टिस करता रहा, 12 रिसर्च पेपर लिख दिए, उसमें से 10 रिसर्च पेपर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे थे। हिंदुस्तान का कानून बदल दिया प्रॉपर्टी टैक्सेशन के मैटर में। एनवायरमेंटल मामले में कि ये लोकल बॉडी जो होती है डेवलपमेंट एजेंसी, जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोड्यूट किया सकता है। वो 91 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से सक्सेसफुली में जीत का आया मुकदमा, वो कानून बदल दिया। फिर अजमल कसम जिसको फांसी लगा दी पाकिस्तानी, वो उसका मैं चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखा, वो उन्होंने जो मैं लिखा एजिटी जजमेंट में डाल दिया। वो फिर ये टीवी और केबल एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट हुए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने गया तो 3 दफ़े हिंदुस्तान का कानून बदल दिया। और जबकि मैं अंगूठा छाप कानून से मेरा क्या लेना देना, शौक किया है, हॉबी, पार्ट ऑफ माई हॉबी। कभी आर्बिट्रेशन केसेस मिलने चालू हो जाएंगे पुलिस से, मियाँ बीवियों को झगड़ेंगे, देखता हूँ, काम तो बहुत है। और अभी मैं पहले तो इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन से मुझे 23,000 रुपये मिले थे,
और मुझे कोई बताया था कि रेट डबल कर दिया आप उन्होंने। तो क्या वो तो मुझे नेट पे मिल जाएगा क्या रेट है, क्योंकि वो तो एडवांस में देना पड़ता ना पार्टी को। जितना क्लेम होता, पहले 2% था क्लेम का और काउंटर क्लेम का, अब पता नहीं कितना, शायद ज़्यादा हो गया। मैं 3-4 डेट में ख़त्म कर देता हूँ मुकदमा। मैं वकीलों को ज़्यादा बोलने नहीं देता, क्योंकि जो लिखने दे उसने दे दिया वो उसी को पढ़ना शुरू कर देते। मैं कहा मैं पढ़ के बैठा हूँ, मैं कहता इसमें जो लिखा है उसको तो छोड़ दो, आप इसके अलावा कुछ कहना है तो बताओ। वो बता ही नहीं पाते वकील, वो उसी को दोबारा पढ़ते हैं। तो कोर्ट का तो टाइम बर्बाद करता, मैं नहीं अलाउ करता उनको हियरिंग में, क्योंकि हियरिंग को कमांड मैं कर रहा हूँ, मेरी अदालत है आर्बिट्रेशन की, तो मेरे मुताबिक चलता है प्रोडिंग्स। 5 किताबों का मैं ऑथर हो गया किंडल पे। मेरी ई बुक्स पब्लिश है, फुजाई नेशनल सोसाइटी पहली थी, दूसरी पे हिंदी में, उसमें 20 चैप्टर्स हैं। उसके बाद दूसरी नोटबंदी में नाम हिजड़े का बयान, ये दोनों वो एक नवंबर में छपी थी जब 1 साल हो गया था नोटबंदी को, और उससे पहले जुलाई में फुजाई नेशनल सोसाइटी छपी। फिर कोरोना आ गया तो मुझे कहा पापा एक कृतिका तो जाएगी हॉस्पिटल को, जरूर होगा कोरोना, तो आपको समझना कि आप रहो, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो गया था, बुढ़े आदमी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों ने। मैं कहा चल भैया चला ला, मैं क्या करूँ, अब मुझे तो घूमने के आता था सुबह शाम रोटी खा के। तो अब क्या वो पोस्टर चिपका देते कि बाहर निकलना मना है, इन्फेक्शन होते रहते थे आदमी को। बंद रास्ते में वहीं ऊपर बालकनी में घूमता रहता था गैलरी में, और रात दिन किताब लिखता रहता था। तो स्मार्ट सिटी एंड विलेज फ्यूचर सिविलाइजेशन, ये किताब मैंने 3 महीने में लिख डाली, और रात दिन लग के ये भी पब्लिश हो गई। ये मैं क्यों वैल्यू तो राइट, तो ये बैड लोग जो होते हैं लोन लेके खा पी जाते हैं, वापिस नहीं देते पैसे बैंकों का, और बैंकों का किसका पैसा है, वो बैंक के डिपॉजिटर का पैसा है, या जिन्होंने शेयर कंपनी उसके बैंक के परचेज किया उनका पैसा है, या बॉन्ड होल्डर्स का पैसा है। ना सरकार के बाप का पैसा है, ना बैंकर्स के बाप का पैसा है। तो फिर मैंने बैड लॉस कॉज एंड क्योर वो किताब लिखी, कैसे वसूल किया जाए। उसके ऊपर मैं इंदौर में एक सेमिनार में भी लेक्चर दे के आया था। मेरा रिसर्च पेपर था कि जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उस पर लोन नहीं हो सकता, उसका तो गवर्नर स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट इंडिया और CAG ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी इस मामले में कि इस पर लोन नहीं देना चाहिए, को वसूल नहीं कर सकते। आप प्रेसिडेंट इंडिया की प्रॉपर्टी को कैसे मॉडगेज करके ऑप्शन कर दोगे जो लीज पे उसने दिया। तो फिर उसके बाद स्टेट बैंक के बॉम्बे कॉर्पोरेट ऑफिस से ऑर्डर इशू हुआ था कि भाई इस पर लीज प्रॉपर्टी पे लोन मत दो, हो गया। तो ऐसे ही जब सुगंधा का फ्लैट का था सुपरटेक वाले मामले में, मैंने कहा ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, सुपर रेजुरा मेजर, वो डाला। जेल की सजा तो 1 साल की है, 1 साल में तो हनीमून खत्म नहीं होता, रह जाएगा जेल, कौन सी मुसीबत, 1 साल में कुछ नहीं होता। तो खैर वो हाई कोर्ट से जीत गया मुकदमा, सुगंधा का 3-4 लाख रुपए उसने एग्जम्प्ट कर दिया। तो एक तो कानून ने है मुकदमेबाजी, इट इज पार्ट ऑफ माई हॉबी। अब ये आर्बिट्रेशन के मुझ पर अक्टूबर से केस आने शुरू हो जाएंगे। अब ये वैल्यूएशन को 70 की, पहले तो कोई एज नहीं थी, 70 की उन्होंने रिसेक्ट कर दी, 70 के तक है, तो बैंकों से मेरा इम्पेयरमेंट सब खत्म हो गया। अब तो सिर्फ कैपिटल गेन के केस आते हैं, जो कोई प्रॉपर्टी बेचे बाचे उससे, वो कभी कभार आता जाए, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होना उससे 1-2 महीने पहले। अब ये मैंने एक किताब, एक सुहानी मौत का सफ़रनामा, अपनी ज़िंदगी के मामले में लिखी है। तो मैं सोचा था सफ़रनामा तो तभी लिखवाओ जब मेरी मौत हो जाएगी। तो मैंने एक लड़का सनवर अंसारी उसकी ड्यूटी लगा के मेरे मरने के बाद ये किंडल में पब्लिश कर देना। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जितनी होगी इसको पब्लिश करो, जब मरूंगा उसमें एडिशन हो जाएगा बाद में एक और चैप्टर। तो अब सोच रहा हूँ मेरा मूड बन रहा है उस किताब को भी पब्लिश करा दूँ, उसे कर दो। एक रियल एस्टेट मार्केट बूमन बस पीरियड, मैंने बस पीरियड अपना मकान बेच दिया सस्ते में, महामूर्ख और बड़ा दुख हुआ। बहुत बढ़िया क्वालिटी का मैंने मजबूत मकान बनवाया था। आज नवीन आया था और कहता चाचा जी
मैंने आपका देख के मैंने तो सोचा कि अपना मकान कभी नहीं बेचना चाहिए। मैं भी गलती महसूस करता हूँ, बहुत दफा महसूस करता हूँ। क्या हो गया सो हो गया, उसको मैं किसी भी चीज़ को गलती को गले में लटका के नहीं घूमता। हमेशा रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अर्पण मौला जियो। वो मेरी रोटी बनाने वाली आती है कमलेश, वो एक दिन जो था वो कौन था, उसको ये अंकल तो ना हमेशा हंसते रहे, हंसी मजाक करते रहे, मस्त रहते हैं, अखबार पढ़ते रहेंगे, वीडियो बनाकर डालते रहेंगे, हंसी मजाक करते रहते हैं हमेशा जो भी आता है। मैं कहा नहीं तो रोने से क्या फ़ायदा, रोने से कुछ नहीं मिलना, हंस के ही मिलना है। तो आज ये मेरे बार रिसर्च पेपर, उनको मैंने कुछों को तो अपनी किताबों में कन्वर्ट कर दिया। जो रियल एस्टेट वाले थे या एनवायरनमेंट वाले थे वो मैंने फजाई नेचर सोसाइटी में डाले। तो जो मेरी किताब में मैंने आर्टिकल लिखे थे, जो मैं पढ़ के भी आया था सेमिनार में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में गंगा पोल्यूशन पे, तो गंगा वाला वो भी मैंने जो था पेपर उसको और एक्सपेंड करके अपडेट करके वो भी किताब में छापा फजाई नेचर सोसाइटी में। तो ये पैसा किसी का सगा नहीं होता, लक्ष्मी बड़ी चलायमान है। इसका भी मेरा कभी असेसमेंट है, इसका नया कोई वीडियो डालूंगा, इसमें नहीं डालना। तो अब ये मेरी ज़िंदगी हमेशा कलरफुल रही है, हंसती, मजाक में, गाती। और मैं जो कहती कि रिटायरमेंट के बाद गोल्डन ईयर्स, तो मैं वाइफ की डेथ के बाद मैं डेफिनेटली अपसेट था, डिप्रेस था, मेंटली फिजिकली दोनों। मगर मेरी हिम्मत में कभी भी कोई कमी मुझे महसूस नहीं। फिजिकली तो मैं वीक हो गया था, मगर फिर बेटी की शादी कर दी, मुग्धा की, उसके बाद मुझ की शादी कर दी। मुझे कंप्यूटर वहाँ यूज करनी आता, मैं बच्चों से सबसे सीखा। मुझे डांट के पापा बताया था, वो मैं कहा बेटा बहुत आज में भूल गया, दोबारा बता दो। ये ईमेल में अटैचमेंट लगाना मैंने अपनी डॉक्टर ने से सीखा। मेरी पोती मुझे कई दफ़ा करेक्ट कर, बाबा ये आपने जो लिखा है गलत है। तो फिर मैं कहता कैसे करता है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसने मुझे दिखाया गूगल पर कर दो बाबा इतनी है। मैं कहा ले अभी करेक्शन कर देता हूँ। तो मैंने भी पोती भी मुझे करेक्ट कर देती थी। तो ये पीयू नभन्या, बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों। तो क्या होता है, हम कोई भी शादी करते हैं, बहू आती है तो उसके साथ उसकी फैमिली का पैकेज आता है, पूरा पैकेज होता है वो शादी जो होती है। खैर अच्छा बुरा सब होता है। मैं तो शादी में बहुत कुछ देख रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कभी इंसान को कोई ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। अगर जो कोई करता है तो उसको अटैक कर दो, उसको फौरन ब्लैकमेल करो। डरना नहीं चाहिए कभी जिंदगी में, जो मैंने किया। अपनी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया, जबकि मेरे उसी के ऑफिस में पोस्टिंग थी। और वो कहता था आदमी अच्छा वो है जिसको उसके दुश्मन तारीफ करें। उसने एक दफे कहा कि अग्रवाल बहुत बदमाश है, तो कहता है इसकी राइटिंग पावर बहुत बढ़िया, इसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, रूल रेगुलेशन की उसकी बहुत आउटस्टैंडिंग नॉलेज है, और जैसे ये किसी केस को प्रेजेंट करता है फाइल के ऊपर, आउटस्टैंडिंग है। जिसको मैंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटवा दिया, एफआईआर रजिस्टर करा दी उसके खिलाफ एंटी करप्शन में, वो आदमी मेरी तारीफ कर रहा है। और वो कहता था कि ऐसा है कि दो शेरों की लड़ाई थी, अग्रवाल भी दबने वाला नहीं और मैं भी दबने वाला नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर, वो मेरा सबॉर्डिनेट था। एक शेर पर तो मरना ही था, जो कुछ चीफ मिनिस्टर की पोस्ट हटा दिया गया। तो हम भी, मैं भी हो गया, वो भी हो गया। मेरी किताब पब्लिश होती थी, उसको फ़ोन कर देता है, शर्मा जी नमस्कार, मेरी किताब पब्लिश है, कहते अग्रवाल यार बुढ़ा हो गया, मेरा दिमाग नहीं चलता किताब था पढ़ने का। मैंने चलो कोई बात नहीं। तो दुश्मनों से भी दोस्ताना ताल्लुकात रखो,
दुश्मनी तब तक थी जब मैं नौकरी में थे, रिटायरमेंट के बाद जैसा हुआ है वैसे मैं। तो मैंने अपनी नौकरी के टाइम में ज़्यादातर चीफ ऑफिस में बताया, वहाँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन, CBI, CAG ऑफ इंडिया, सबके केसेस डील किए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा नौकरी का, उससे मेरी नॉलेज में भी बजा इजाफा हुआ। जो मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, लिखते लिखते मेरी इंग्लिश भी बड़ी मजबूत हो गई। आज मुझे कई जगह कहते हैं, अग्रवाल आपकी ऐसी इंग्लिश की उसको समझना ही मुश्किल है। सबके इतनी स्ट्रॉन्ग आप जो क्लासिकल इंग्लिश लिखते हो, मुझे अब हिंदी में दिक्कत हो रही थी, सारी इंग्लिश में इंजीनियरिंग की नौकरी में इंग्लिश लिखता रहा। अब जब हिंदी की किताब लिखने लगा, नोटबंदी ने बना, मुझे लगा भी तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। सेंटर सब शब्द ही नहीं लेके जाते, सेंटेंस तो क्या बाहर है। फिर मैंने सोचा ये बहू की हिंदी इंग्लिश कर्तिका की, इसकी हेल्प लूँ। तो मैं कहा सुबह से हॉस्पिटल जाती कि वो टाइम कहाँ लिखने का लिए, ये किताब पूरी नहीं हो पाई। तो मैं दिल्ली आया, वो पांडे ही थे, वो हिंदी में लिखते थे मोबाइल पर। मैं उनसे पूछा, उन्होंने मुझे दिखाया। तो मोहित 2-3 दिन बाद आया, तो मैंने मोहित को बुला, उनको पांडे को बुला लिया। मोहित को उन्होंने सिखाया कि मोहित ऐसे लिखते हैं। मैं गया, वो कहता मैं समझ गया गूगल का है। तो मैं बंगलौर लौट के गया, तो पानी लिया। उसने कहा बेटा, जय को कहा मेरे पोते को पानी लिया, बाबा को पानी पिया। कहते जय, वो बाबा का फ़ोन लिया। कहते कहाँ, वो बन ही रहा TV के पास, वो उठा गला। उसने दिखाया, तो मैंने सारी किताब ये 1 महीने में, 1-1.25 महीने में ये नोटबंदी बना। मुझे लगा भैया 100 पेज की कम्प्लीटेड। मोहित ने मुझे किताबें लिखने में बहुत हेल्प किया। पब्लिश वही करता था, अब तो मुझे आ गया करना किंडल में। तो मैं सोच रहा हूँ ये इसको किताब में थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर उसकी प्रस्तावना वगैरह लिखनी है, एक सुहानी मौत का सफ़रनामा। तो जो आज मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सब उसमें किताबें डाली हुई हैं मैंने। तो ये 5 किताबें मेरी पब्लिश हो गई, 12 रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए, 14 हो गए, बल्कि 2 इकोनॉमिक टाइम्स के मिला के, जिनके मुझे पैसे मिले, बाकियों को पैसे नहीं मिले। तो मैंने इस सेमिनार में जो इंदौर में गया था, तो लीज वाली प्रॉपर्टी का स्टेट बैंक के हेड ऑफिस से ऑर्डर जो हुआ था, ऐसी जो था बंगलौर में मैं गया था। ये सुपर हीरो है मेजरमेंट, इससे क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस, IPC CRPC में पुलिस एक्शन ले सकती है। सजा तो 1-1.5 साल की, 2 साल की होती है इसमें। ऐसा हो गया जेल में चले आओ, हनीमून मना के आ जाओ। जेल में कौन सा बैठ टक्कर मार रही हैं, मजे हैं वहाँ, हेल्थ बनाओ, दंड पे लो। तो अब ये जिंदगी सब चल रही है, उछलती कूदती, जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में चलती हैं, नदियों में मछली उछलती हैं, कभी कभी बाहर दिखाई दे जाती है। ऐसी मेरी जिंदगी उछल रही है दुनिया में, हवा में उछल रही है। घुटने स्लो तो हो गया हूँ चलने में, घुटने भी जवाब देने लगे हैं। कभी कमर सीधी है, क्योंकि मैं हमेशा लटक के स्विम किया करता था अपनी कमर बैक करने में। ठीक हो गया, चल रही है जिंदगी है। अब चलते हैं, देखते हैं, चलते चलते अपने और जो बाकी सब बची ज़िंदगी है। अब मुझे वैल्यूएशन के 1-8 कभी साल में केस आ गया, वो कट करा दिया। तो ये असिस्टेंट है, मैं राहुल यही कराता है। और अब ये आर्बिट्रेशन के केस मुझे मिलने चालू हो जाएंगे अक्टूबर से, तो हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ ना खाली बैठ के क्या करना है। एक बार भी कितना पढ़ो, पार्क में सुबह शाम घूम आता हूँ, वहाँ मेरे पुराने साथी मिल जाते हैं बुढ़े। B5 के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा था, बहुत से आदमी को याद आती है वो दिनों की, कि अग्रवाल जी आपने कहा था कि 1 लाख रुपये मिलेगा, ये पोल्यूशन से हमारी ज़िंदगी कम हो गई है। मैं का भी मुकदमा तो किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, आपको 3.5 करोड़ दे रहा है सिस्टम को ठीक करने के लिए, इतना काफ़ी है। नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट, क्या करूँ मैंने तो कोशिश की थी। वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता था, उसके लिमिट डिस्ट्रिक्ट फोरम में चला गया था कंज्यूमर में, नया ट्रांसफार्मर लगवा लिया अपने लिए, जब तो मोहित 8वीं क्लास में पढ़ता था। क्योंकि मैं ऑफिस से आया तो रीता ने मुझे, मेरी वाइफ ने कहा कि सब बिजली जा रही है,
सब परेशान हुए। RC चमका रानी बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो 10वीं क्लास, तो मोहित तो 8 में था। मैं कहा तो इसके 2 साल बाद होगा। पर रीता वो जो थी और तो उसमें कहा कि हम जाकर उनके दफ्तर पर धरना देंगे, आप कुछ नहीं, आप किस बात के प्रेसिडेंट एसोसिएशन के? मैं कहा अच्छा। अब मुझे भी शर्म महसूस हुआ और तो जाके धरना दें। डाला है कोर्ट में केस, कंज्यूमर फोरम में, जीता और अपना नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया। मेरा तो खैर बाद में जला था, पंप जो था, और लोग वहाँ का वोल्टेज बहुत हाई आ गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। मेरा तो कोई नहीं हुआ था। तो उसने ऑर्डर कर दिया कि इनको 2,1800 रुपये मेरे क्रॉम्पटन के पंप का, जबकि वो चला था बाद में। तो खैर वो जो था वो मुकदमा जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट से, ये कंज्यूमर नेशनल कमीशन से जीता, सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा कट कराया। तो बहुत से अच्छे काम किए ज़िंदगी में। हम अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी काम करते हैं, किताबें भी लिखी। और जब किताब कोई पब्लिश होती है खुशी होती है। कोई आर्टिकल हमने भेजा इकोनॉमिक साहब को, पब्लिश तो छपा, पब्लिश हुआ, खुशी हुई। रिसर्च पेपर मैंने लिखा, वो भेजा, पब्लिश हुआ, जर्नल में स्टूडेंट सर्विस के या स्टूडेंट वेलवर्स के 50,000 कॉपियाँ छपती हैं, 50,000 आदमी पर जाते हैं, पता नहीं कितने पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बुलेटिन। खुशी होती है जब हम कोई मेहनत वसूल। तो ये होता रहा। अब देखते हैं और क्या चलता है। अब किताब तो मैं कोई किताब पढ़ाता नहीं है। शुरू में तो रॉयल्टी आई थी, बाद में रॉयल्टी नहीं आ रही। अब मैं देख रहा हूँ, इससे तो मेरी यूट्यूब पर जो आती है मेरे प्रोग्राम, ये ज़्यादा लोग देखते हैं। तो यही मीडिया अच्छा है, सोशल मीडिया। किताब आदमी खरीद के पैसे देकर पढ़ने की आदत नहीं है हिंदुस्तान में। वो कोई पढ़ेगा नहीं तो रॉयल्टी मुझे कहाँ से आई? इसलिए मैंने 2 किताबें चालू की हुई। ये तो सोच रहा हूँ पब्लिश कर दूँगा, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली जो है तो हिंदू कौन, तो वो भी करूँगा। लगूंगा तो 2-3 महीने में पूरी कर डालूंगा। अभी ये वीडियो छोड़ने पड़ेंगे उस टाइम में। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जिंदगी के कारवां बढ़ रहा है, दूर पीछे छूटती जाती है, नए नए साथी मिलते हैं, पुराने साथी छूट जाते हैं, परिवार भी छूट जाते हैं। इस दुनिया में आदमी अकेला आता, अकेला जाता है। मगर जीवन का उद्देश्य जो है, जो मैं समझता हूँ, इसमें मेरे फादर जितने क्वालिफाइड थे पूरे फैमिली में कोई नहीं हुआ। पैसा 7 गांव की जमींदारी थी जो अंग्रेजों ने जब्त कर दी थी 1858 के 57 के गदर के बाद। मकान डोनेशन में दे दिए, जमीनें अनाथालय को दे दी, स्कूलों को दे दी। चल रहे हैं अनाथालय और स्कूल चल रहा है। तो ना तो पैसा साथ जाना है, ना एजुकेशन साथ जानी है। तो जब तक जियो खुश रहो, और खुश रहने का ये है कि सब बंधों से मुक्त हो जाओ। मोक्ष की प्राप्ति जीते जी कर लो। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति है कि जीवन के बंधनों से मुक्त होके खुश रहें, और कोई आए तो उसकी कोई सेवा कर दे, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दे, साधु दरवाजे पे आए तो भूखा ना जाए। बस इतना ही पैसा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। मैं तो जब सर्विस में था तभी कहा था मेरे बच्चों में पैसे की जरूरत नहीं, सब कमा खा लेंगे। सच्चाई यही है, उनके पास मुझसे बहुत ज़्यादा है। आज मेरा बर्थडे था तो मैं तो 3 कट्टे चावल ला के बासमती एक रोटी बनाने वाली को दे दिया, जो पहले रोटी बनानी थी उसको दे दिया, राहुल जो मेरा असिस्टेंट उसको दे दिया। इसके बच्चे आए थे, सबको 500-500 रुपये बांट दिए, 2,500-3,000 रुपये 500 रुपये बांट दिए और 3 कट्टे चावल दे दिए। जाओ मौज करो, टॉफ़ी के पैकेट दे दिए, बिस्कुट के पैसे दे दिए, जाओ खाओ। 20 बिस्कुट के पैकेट ले आया था। खुश हूँ मैं। बच्चे आए, नमस्ते की, मुझे हंस के चले गए।
तो हाँ, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। हटफंड मौला मस्त। तो जिंदगी का उद्देश्य यही है, इसके ना मनी मिंटिंग है ना एजुकेशन, दोनों से ही खुशी का कोई वास्ता नहीं है। जो पैसा हमारी बोनाफाइड नेसेसिटी से ज़्यादा होता है वो हमारा एसेट नहीं होती है, लायबिलिटी होता है। उसकी हम चौकीदारी करते हैं कि कैसे बचा कर रखें चोरों से, डाकुओं से, सरकार से। तो यानी कि वो हमें जो बोनाफाइड नेसेसिटी ज़्यादा है, मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। मेरी पेंशन मिलती है 58,000 रुपये समथिंग मिलती है, ऐसे मेरा खर्चा आता है और मेरी आखिरी सांस तक मुझे पेंशन मिलती रहेगी। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को स्वांधा मिलती रहेगी। अब इनकी मेडिकल पॉलिसी है 5 लाख की। मेरा 5 लाख का खर्चा हो या 50 लाख का खर्चा हो, 5 करोड़ का मेरे पास कार्ड बना हुआ है। सारे मुझे मुफ्त के इलाज है, सारे टेस्ट मुफ्त है, सारी दवाइयाँ मुफ्त है। मेरी कोई लिमिट नहीं है 5 लाख की। तो इससे ज़्यादा मैं हेल्थ के मैं दवाई लेता नहीं हूँ। बीमार हूँ तो ही लूँ ना। पहले तो ये वहाँ कृतिका में दिखाए थे हॉस्पिटल में, कुछ होता था करा देती थी, तो कभी यूज़ ही नहीं किया। अब मकान चेंज हो गया तो नया कार्ड बनवा लिया मैंने, एक किराए के मकान का। तो सुबह शाम पार्क में जाता हूँ। अभी ठंड हो जाएगी, जाड़े में धूप में बैठूंगा, थोड़ी देर अखबार पढ़ा, वीडियो बना लिया और प्रतिशत किसानी चालू हो जाएंगे, ये करना दूंगा। क्या करना, खाली आता है, खाली आ जाए, उस खाने का क्या, मकान का किसका, काय का मकान, किसका मकान। वो मैंने उसको मकबरा बनाना था अपना। वो मुसलमान को तो 2 गज जमीन चाहिए, मुझे तो 2 जमीन नहीं चाहिए। जल फुल के राख हो जाएगी, सब बह जाएगी पानी में। नहीं जले भुगटेगा, कोई नहीं करेगा तो कीड़े खा जाएंगे, उनका पेट भर जाएगा। तो काय की चिंता, चिंता से मुक्त, मोक्ष की प्राप्ति जीते जी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मरना की जरूरत नहीं है। दुनिया के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लो तो मोक्ष मिल गया। चलो ठीक है, अब मोक्ष मिल गया तो आगे क्या बोलना, ये चैप्टर क्लोज हुआ। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, सेटिस्फाइड है। एक जो इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है वो है, मेरी पत्नी तो 2002 में चली गई, एक न एक दिन जाना ही होना है सबने। मगर आज मैं पाता हूँ, जब मैं अपनी लाइफ के फैगेट पे हूँ, शायद अंतिम पड़ाव के नज़दीक पहुँच गया हूँ, रोज मेरे पाँव जो एक कदम शमशान की तरफ चल रहे हैं, तो मैं क्या देखता हूँ जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो देखता हूँ मेरे 3 बच्चे, उनका परिवार। मेरे तीनों बच्चे वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल हैं, हार्ट, बॉडी और माइंड से हेल्दी हैं, कोई अपाहिज नहीं है, कोई हैंडीकैप नहीं है। तीनों कैपेबल हैं दुनिया की कोई भी ऊंचाई से ऊंचाई पर पहुंचने के लिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तीनों को, प्रोफेशनल। तो शायद जिंदगी में बहुत से कम आदमी होते हैं, मैंने देखा बहुत से आदमियों के बच्चे हैंडीकैप होते हैं, वो बॉडीली हैंडीकैप होते हैं, मेंटली हैंडीकैप होते हैं। तो उनके माँ बापों में क्या सारी जिंदगी वो देखते हैं कोई को संभाल दे, कोई मेंटली पागलों की श्रेणी में पहुंच जाता है, कोई काम नहीं कर पाता। बहुत से बच्चे हाथ पांव से अपंग होते हैं, कुछ डीफ एंड डब होते हैं। तो उनकी जिंदगी में जीते जी अंधेरा ही होता है उन पेरेंट्स की। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तीनों कैपेबल हैं दुनिया की किसी भी हाइट पे पहुंचने के लिए, किसी दुश्मन को शह मात देने के काबिल हैं। तो इतना खुशकिस्मती आदमी कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा, बहुत रेयर है। तो इसलिए
मुझको किसी चीज़ का कोई गम ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं अकेला भी रहता हूँ, बस रहता हूँ, क्योंकि अकेलेपन में सोचते हैं। मैं बंगलौर में रहता था, जाता अपने कमरे में अलग अकेले ही रहता था। तो बेटा अपने ऑफिस के काम में चले गया, वो हॉस्पिटल चले गए, पोते पोते अपने स्कूल के चले गए। उनकी ज़िंदगी का यही था। मैं रिटायर ला के अखबार पढ़ लो, किताब लिख लो, आर्टिकल लिख लो, सोशल वर्क कर लो। वो जो करता था, आई ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ बिजी इन पॉजिटिव थिंग्स। मेरे दिमाग में कभी कोई नेगेटिव नहीं आता। कभी कभार आता है, वो बाईगॉन इज बाईगॉन। जिंदगी के में झटके लगने बहुत जरूरी हैं। जब मैं मुंबई से दिल्ली, बंगलौर से दिल्ली आया था 7 जुलाई 2022 को, एक झटका मेरी जिंदगी में लगा जब मेरी पत्नी रीता मर गई। दूसरा वो झटका था जब मैं आया था। तो रीता वाला झटका बड़ा ज़्यादा था। मैं उन झटकों ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया और नए ऊंचाइयों, बुलंद ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जो बहुत कम आदमी पहुंच पाते हैं, रेयर। आज मैं अपनी जिंदगी के बेस्ट गोल्डन, सुपर गोल्डन पीरियड बिता रहा हूँ। बहुत रेयर आदमी होंगे जिनको अपनी जिंदगी में ऐसी चीज प्राप्त होती है, ऐसा इनाम मिलता है। और ये गोल्डन पीरियड और ये मेरी खुशियाँ, ये मुझे रोजाना मोक्ष दिखाती है कि विष्णु, तू मोक्ष की जिंदगी जी रहा है, तुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। मुझे एक दफा मेरे दोस्त इसरानी को 2 स्टंट लगे थे। हम सब रूरल डेवलपमेंट पोस्टिंग थे। मैं जब प्रेसिडेंट था, वो एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था, हमारी पुरानी दोस्ती थी। तो वो बातें करता रहता था हार्ट के मामले में। मैं आके घर पे मैं भी अपने रीता को बता देता था, पति पत्नी में बातें होती है, कुछ काम की होती है, कुछ बेकार की होती है, ज़्यादा बेकार की होती है, काम की थोड़ी बहुत ही होती है। तो एक दिन उसने मुझे डांट दिया, ये बीमार आदमी के पास बैठते हो, जैसा खरबूजा जो रंग बदलता है खरबूजों के साथ, आप बीमारों के साथ बैठना छोड़ दो, बीमारियों की बात तो बीमारी लग जाती है। तो बात सच थी। आज जब कोई मेरा भाई मुझसे कहता है महेश कि ये हो गया, अरे बीमारी गई बाहर में, जो होना होगा होगा, दर्द होना है होगा, अरे मरना ही है ना, उसका तो कोई ना तो बहाना होगा। अब बुढ़े हो गए, कब जिएंगे भाई, बच्चे अपनी जिंदगी जिए। तो मैं कभी सोचता ही नहीं भी बीमारों में ये दर्द हो गया, वो हो गया, बाहर में गया दर्द, मत रहो, छोटी मोटी होती रहती है। मैं मौत की भी चिंता नहीं करता। जिस दिन सांस बंद हो जाएगी हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कौन सा देखने आ रहा हूँ, मैं कौन सा रजिस्टर लेके बैठा हूँ एंट्री करने के लिए। मुझे किसी कोई गम नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये खुशी मुझे रोज नई नई आती है, रोज मुझे मोक्ष प्राप्ति होती है। और क्या चाहिए? और जीवन का उद्देश्य है क्या? खुश रहना, मस्त रहना, जियो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों को हंसी देने की कोशिश करो, जो मैंने हमेशा किया। तो ये दूसरा झटका जो था, जब मैं 7 जुलाई को चला था बंगलौर से, कुछ दिन मैं महीने 2 महीने रहा। मेरी हेल्थ भी बंगलौर में काफ़ी डाउन हो रही थी और दिन पे दिन डाउन होती जा रही थी। जब मैं मेरठ आया, पहले दिल्ली आया, भाई ने कहा मेरठ चले आओ, वो मैं भाई की सलाह से चला गया। वो गलती से था, 1.5 साल मेरठ में बर्बाद हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये जरूर हुआ, वहाँ पे मेरी जो भाइयों की वाइफ थी और जो मेरी वो बिमला कपड़े धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन बनाती थी,
वो कहते भाई साहब जब आप आए थे लड़का के चले, अब आपकी हेल्थ काफी इंप्रूव हो गई। मैं सुनता था, हो गई। वो मुझे चक्कर आने लगे थे, बगलवा में गिरने को जाता, बोधा पे मुझे मोहित ने, जैन ने, बहू ने मुझे संभाला। वो शायद ब्लड क्लॉट चला जाता था मेरे ब्रेन में। आस्ता आस्ता ग्रेजुअली वो समस्या कम होती चलेगी, कम होती। अब तो मेरे ख्याल में कहीं महीने 2 महीने में एक दफ़ा होता होगा, पहले तो 2-4 हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन होता था, तो क्योर हो गया। तो मेरा कहना ये है कि ये मैं गोल्डन लाइफ जी रहा हूँ, इससे बढ़िया जिंदगी हो नहीं सकती। उम्मीद करना बेकार। कहते निरोग काया, विधात का निरोग काया, तो ऑलमोस्ट 70%, 80%, 90% में निरोग काया ही है। ये उसकी दवा लेता हूँ मैं, बीपी की, शुगर की। अब आज मेरे कान से खून निकल आया, साफ करता है। हियरिंग एड कम ऊंचा सुनता हूँ मैं, कम सुनाई देता है, तो मुझे हियरिंग एड दिलवा दी थी मेरे बेटे बहू ने। वो लगाता हूँ तो उससे पहले नहाने के बाद कान साफ कर देता हूँ, जिससे नमी ना रह जाए कान में, उसके बाद लगाता हूँ। पता नहीं वो कॉटन बड लग गया, उसमें जख्म हो गया। तो जब नमी छोड़ के गया तो मैं लेट गया, तो देखा मेरे कान से क्या खून बह रहा था। मैंने कॉटन बड से साफ किया सुबह, तो एक साइड में आज खून मैंने ला, तो मैं दिखा के आया भाई 80 वाले को। उसने गोलियाँ दी हैं, ले ली मैंने। कहते जख्म हो रहा है, आपके कान में चोट लगी है अंदर। मैं कहा कॉटन बड से साफ करता हूँ, कैसे लग गई? कहते लग गई है, जख्म दिखाई दे रहा है। तो अच्छा चलो दवा खा लेते हैं भाई। तो ये छोटी मोटी चीज जो चलती रहेगी, इसको मैं बीमारी नहीं मानता। मुझे 4 दफे मौत आई। जब हनीमून पे गए थे, मैं डूबने लगा था डल लेक में, तो शायद रीता वही विधवा हो जाती, दूसरी शादी करनी पड़ती उसके माँ बाप को। पहली शादी के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। दूसरा एक दफा मैं भटकल लेक में डूबने लगा था, मैं NIH के स्विमिंग पूल में जाता था, कान में पानी घुस गया, इन्फेक्शन हो गया। वो तो हाइसिस होते हुए पाँव ही लग गया, तो डूबने लगा, क्या निकल आया। एक दफा द्वार में स्वर्गाश्रम पे बहने लगा पानी ने, मोहित ने मुझे पकड़ के खींच लिया। एक दफा मैंने लिबर्टा स्कूटर था, ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मैं मंकी ब्रिज जो है वहाँ सीधा जाकर टकराया, मैं बेहोश हो गया सड़क पे। वो DC पे आया, पुलिस वाले ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया, और शाम को मुझे होश आ गया, नहीं मर रहा। वो मुझे ब्रेन तो हेमरेज हुआ, उसकी तकलीफ तो काफ़ी रही। तो मेरे फादर ने कहा, कहने इसका ब्रेन का, वो कहा ब्रेन का ऑपरेशन नहीं कराना। उस जमाने में ऐसे साइंस ये ब्रेन सेपरेट स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुई थी। ये बात है मई 1974 की, जब ये एक्सीडेंट हुआ था। तो ये निशान मेरे पास अभी भी वही चोट के निशान है। तो कई दफे आई। एक दफे साहब वो कोजी रेस्टोरेंट में गए, वो मेरे सर पे पेड़ से गड़ गया, और मेरी बुशर्ट के कॉलर के अंदर से घुस के नीचे आके बैठ गया। वो मेरे सामने डिश वास्ते हो जाएगा, अगर पाँव उठा, मैं क्या उठा, मैं देखा नीचे साहब, क्या मैंने उनको डांटा। ओपन एयर रेस्टोरेंट था। तो फिर मैंने घर पे आके मैंने अपने 2 सेशन तो बताया है। वो कहता है अगर कोई चीज़ सांप को सांप काट ले कुछ नहीं होता। मैं अच्छा, तो मैं सोचा घर पे जाके रीता को बताऊँ या ना बताऊँ। मुझे रहा नहीं गया, मैंने बता ही दिया। तो मेरी बात सुन के पहले तो सुन होगा एकदम उसका स्टोनी फेस हो गया। फिर कहती है, वो कहते हैं कहावत है कि जिसके सर से सांप गुजरता है वो अमर हो जाता है। तो मैं अमर हो गया, इमॉर्टल हो गया। ये जो मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए में है, और उनको तो छोड़ो, ये जो इंटरनेट पे किताबें किंडल की डिजिटल बुक्स, ये हमेशा रहेंगी, और इनके रॉयल्टी जो पड़ेगा मेरे स्टेट बैंक के अकाउंट में आती रहेगी। उसमें सुगंधा मेरी छोटी बेटी नॉमिनी है। और दूसरा जो है, ये जो मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं महाज्ञानी
ध्यानी अंतर्यामी हो गया। आप जहाँ जाओगे मुझे देख सकते हो यूट्यूब पे। तो जिसको आप जहाँ ब्रह्मांड में जाओ वहाँ देख सकते हो, वो अंतर्यामी हो गया ना। आप भगवान को नहीं देख सकते, मुझे देख सकते हैं यूट्यूब पर। मैं भगवान से ऊपर हो गया। मैं कहता भी था कि मैं भगवान हूँ, मेरा नाम भी विष्णु है, मेरा कोई दूसरा भगवान नहीं है। वो कहते भगवान निरंकार होता, उसकी कोई शक्ल नहीं होती, सूरत नहीं होती। और मैं एक बात समझता हूँ कि अक्लमंद आदमी, बुद्धिमान आदमी कौन है कि जिसको ना, वो कहते हैं जिस भगवान तो निरंकार, उसकी शक्ल जाती है, ना नाम है, ना वो धर्म है उसका। तो जिसको किसी मूर्ति की शक्ल की, शेप की जरूरत होती है अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, वो आदमी नालायक समझ लो, बुद्धू। फिर जिसको कोई किताब चाहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए भगवान को, वो महाविद्वान। और जिसको कोई गुरु चाहिए वो निपट गधा, ब्रेनलेस। तो ना मुझे कोई अकल शख्स चाहिए, ना मूर्ति चाहिए, ना शक्ल चाहिए, ना फोटो चाहिए, ना मुझे कोई धर्म की किताब चाहिए, ना मुझे कोई गुरु चाहिए। तो मैं तो फिर भगवान ही हो गया नहीं, क्या हुआ? आप मुझे इंग्लैंड में, मेरी भतीजी अमेरिका में, यूएस में, तो वो देखती है मेरे यूट्यूब पे। वो एक जोशी मेरा दोस्त है, उसकी बेटी लंदन से आई हुई थी, तो मैंने उसको दिया। तो उसने कहा देखो, उसका फोन आया था एक दफे, जोशी बताया था, उसने मेरे कई वीडियो देखे लंदन में। तो मुझे दिल्ली में भी देख सकते हो, बंगलौर में देखते हो, मुंबई में दे सकते हो, लंदन में दे सकते हो, अमेरिका में दे सकते हो। तो अंतर्यामी हो गया नहीं हो गया? भगवान अंतर्यामी नहीं है, विष्णु कुमार अग्रवाल अंतर्यामी है। और क्या चाहिए? तो ये सब है दुनिया की दास्तान, मेरी 79 ईयर्स की दास्तान, कहानी, हिस्ट्री। हंसो, खेलो, नाचो, गाओ, मंगल गीत गाओ, सबका भला सोचो, और क्या करो। रोज मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं रोज कहता हूँ साले की भगवान की टांग तोड़ के मुंह में ठोक दूंगा, आएंगे तो दिखाई मेरे सामने। कोई भगवान मेरे सामने नहीं आया अब तक। मैं नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता। जब साहब मेरे सिर पे करके वो भूषण के नीचे से निकल के और नीचे आके बैठ गया, कॉलर के अंदर से घुस गया, तो मैं नहीं डर रहा। हंस के मैं मजाक बना दिया। मैं अपने पोतों को और जय को, पीयू को भी सुनाता रहता हूँ एक किस्सा। एक दफा मैं महेश जो थे, वो भी रिटायर हो गया था, वहाँ गए ये टाइगर सेंचुरी में। तो काला घड़ो ये जो है रामनगर से, वो जो हमारे जिसके यहाँ गए गाँव के प्रधानी को, उससे पहले उसकी भैंस खा गया था टाइगर। तो रात को सोने उसने कहा, आप दरवाजा बंद के खोलना, दरवाजा खोलना मत रात को, ये वो आते हैं ये टाइगर वगैरह। तो और लकड़ बरके भी बहुत है, पैंथर भी है। तो मैं जो था जाके, मुझे पेशाब आया रात को, मैं देखा तो एक वो लकड़ बका बैठा था उस पर, तो स्टोन की वाल से बना देते हैं, बाउंड्री वाल टाइप, एक के ऊपर दो स्टोन रखे कोसी नदी के बैंक पे। तो मैं क्या बाहर जाता हूँ, तो मैं दरवाजे के नीचे बैठिए कर दिया। तो मैंने पूछा, एक वो सामने मकान था डबल स्टोरी, मैंने तो बड़ा खाली पड़ा था। तो गांव ने के प्रधान ने बताया जी एक आदमी का था, वो टाइगर खा गया था, 1 हफ्ते बाद उसकी बीबी को खा गया, बुढ़िया हो, किसान था वहाँ का। फिर वो उसके 2 बेटियाँ थी, उनकी शादी गाँव वालों ने कर चले गए, तो मकान खाली पड़ा था। तो उसके दमाद ने सोचा चलो मैं ही खेती कर लेता हूँ जमीन में। वो आया, वो टाइगर खा गया, चीता खा गया।
तो मैं कहा कितने का कहना 50,000 का मिलेगा, मैं खरीद लेता हूँ, मैं रहूँगा इसमें। अब मैं बच्चों को बताया कि वो मुझे तो जगह बड़ी पसंद आई उसी नदी के रिवर पे। तो वो कह रहे नहीं आप ऐसी जगह नहीं हो। मैं कहा क्या टाइगर, मैं कहा टाइगर का पेट भर जाएगा, मैं तो एकदम वरना किसी काम तक जला के क्या होगा, राख हो जाएगी बस। कब तक उसका टाइगर का तो पेट भर जाएगा ना, आखिर में किसी का तो काम आया ना मेरी बॉडी, में बुराई क्या। तो मेरे बच्चे मानने में मैं हमेशा हंसी मजाक करता रहता था उस बात को लेके, किस्सों कहानी बना के सुनाता रहता था। तो अच्छी खूबसूरत जगह है। हाँ, नवीन आया था, वही प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए गया था वहाँ, कहता 2-3 प्रॉपर्टी की मैंने वहाँ वैल्यूएशन की है। वो मैं कहा तो मुझे क्यों लेके चला। तो कालागढ़ वगैरह सब घूम के आए थे जाने वाला, मैं वही सुना 1 हफ्ते घूमते रहे वहाँ टाइगर सेंचुरी में। वो जिंदगी में आनंद आनंद ही आनंद है, मंगल जीवन, सुंदर जीवन, रोज मोक्ष मुक्त हो। चलो ठीक है, चलते हैं भाई आगे, जिंदगी की गाड़ी बढ़ाते हैं जो बची है। तो जो था यूँ मामला चलता रहा। मुझे लगता है कि ये थानों से मुझे आर्बिट्रेशन केस आने लगेंगे, ये मेडिटेशन काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन के लिए। वो मैंने उसको लेडी को जो जाओ बना के दिया था, वो जो गए वहाँ पे ACP के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि भाई ये मेडिटेशन से, अभी उनका मेडिटेशन में केस है, काउंसलिंग से, आर्बिट्रेशन से कबल क्यों तो FIR रजिस्टर नहीं करते पुलिस वाले। मैंने बॉबी के केस में देखा 8 साल हो गए FIR रजिस्टर में भी, वो तो मैंने जैसे जैसे कराई। तो वो जो है नहीं होती FIR। 498 का केस है, उसमें FIR रजिस्टर नहीं हुई। 498 का जो डाउरी वाला, कोई FIR रजिस्टर नहीं हो रहा। वो कहते जाओ मेडिटेशन, पहले मेडिटेशन फिर काउंसलिंग, उसके बाद आर्बिट्रेशन। तो जो काउंसलिंग से निपट जाते हैं, बढ़िया दुआ एक बना दिया क्या ना, ये पहले मेडिटेशन में जाओ, उसके बाद जो है फिर वो भेजते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में, वहाँ जाओ। उसके बाद फैमिली कमेटी बनी है, वहाँ जाओ काउंसलिंग में। तो जो है ये सब ड्रामे चल रहे, FIR नहीं होती। तो उसने जो लेके गई उसके ACP के पास, तो उसने मुझे फ़ोन किया, अंकल ये कह रहे हैं कि आप उनको एक दिन लेके आओ, जिससे आप जवाब बनवा कर लाई हो, इनको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं। मैं कहा ठीक है, अब 10 अक्टूबर को चला जाऊँगा। तो ये थाने से केस आने लगे, तो थाने में तो भीड़ लगी भी है, मियाँ बीबी के झगड़ों की भीड़ लगी हुई है। तो फिर पुलिस से केस आने लगे, मैं सार्वजनिक खाना बैठे अखबार पढ़ता रहता हूँ, तो ये चालू हो जाएंगे केस। अब मैं कहा वैल्यूएशन सब, अब बुढ़ा हो गया, अब 80वां साल चालू हो गया, ये आर्बिट्रेशन ठीक है, मेरी आवाज़ ही शहंशाही बुलंद आवाज़ है, तो यही काम करता हूँ मैं आर्बिट्रेशन का। तो अभी आज नवीन भी आया था मिनट से मेरे पास कि चाचा जी मेरा को फॉर्म कराओ, तो मुझे वो पहले चिपकाओ। मगर चल बेटे, कहता आज तो आप उसे कर दो प्रपोज, एक मैं करा मैं तो करा दूँगा, तो चल आ गया। उसके साथ ये मेरा शरद बंसल है दोस्त, रोड प्लेस है, वहाँ उसको दिया है। तो वहाँ से छोटे भाई महेश के पास होता है रोनी, मिनट वापस लौट गया, काम हो गया। चल देखते हैं अब 80वां साल चालू हो गया, जिनकी चलते रहेगी। आर्बिट्रेशन के केस करूँगा, तो मैं तो शौकीन आदमी हूँ, और मैं है जस्टिस। हालांकि वो कहते हैं कि भाई झगड़ा निपटना चाहिए, तो मैं कोशिश होती कंप्रोमाइज का। मैंने बॉबी का उसका करा दिया, उसका केस अपने हस्बैंड क्या मर्जी से रह लिए, 7 साल लौट गई। तो ये चीज़ें होती है कि कंप्रोमाइज़ करवाओ। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं 80वां साल चालू हो गया, कैसी ज़िंदगी कटती है, नहीं कटती है। हंसी बनाओ, हंसो, मुस्कुराओ, ज़िंदगी बढ़े आगे है। हो गया, नमस्कार सबको,
है। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।